हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 4 है। हमने एक्चुअल में बेटा इसके लिए 4 लेक्चर अलॉट किए थे, तो आज एक तरीके से इसका लास्ट लेक्चर है। तो इसका मतलब ये आज वाले लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, तो मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर इसका लेना पड़ेगा। तो उसके लिए एक चीज कर सकते हैं कि उसको ज़ूलॉजी की क्लास के पैरेलल आपको दे सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका कल से मनीष दुबे सर जूलॉजी स्टार्ट कर दें। और मैं एक चीज फिर से बता देता हूं बेटा, मनीष दुबे सर का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हमने यकीन में साथ में पढ़ाया, पहले मैं पढ़ा रहा था लास्ट ईयर यकीन में, फिर सर ने जब पढ़ाया तो बच्चों ने उसकी इतनी तारीफ करी है, मैं आपको बता नहीं सकता। और बच्चों का स्कोर मैं आपको दिखाऊंगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बच्चों के स्कोर दिखाऊंगा बायो के, कि लास्ट ईयर यकीन में मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं जिनके 350, 345, 360 भी, मतलब लगभग 12 बच्चों के आसपास के हैं। तो वो स्कोर बेटा सिर्फ किससे आता है कि आपके हार्डवर्क से, है ना। तो आपको ये ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा कि जो हम करा रहे हैं वो आपके भले के लिए। मींस कि अगर हम कभी मान लो लाइव ले रहे हैं, कभी रिकॉर्डेड ले रहे हैं, कभी डाउट सेशन ले रहे हैं, या कभी आपको PYQ ले रहे हैं। जैसे इस संडे को मैंने प्लान किया है कि आपका एक लाइव डाउट सेशन रखूंगा टेस्ट के बाद। जब आप टेस्ट दे लेंगे तो इवनिंग में एक लाइव डाउट सेशन संडे को मैं स्पेशली आपके लिए रखूंगा, ताकि आप अपने क्वेश्चंस के डाउट पूछ सकें, है ना। वो भी मैं आपके लिए करने वाला हूं। तो बिल्कुल आपने नहीं घबराना है कि हम किस तरीके से आपके लिए कर रहे हैं। बेटा एक एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से करानी है, और जैसे मनीष दुबे सर कहते हैं दिमाग में सेट कर देना, वो वाला काम करेंगे। पर एक चीज और आपको समझना है बेटा, ये 38 चैप्टर्स हैं। 38 चैप्टर्स को आपको प्रॉपरली नोट्स की फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, जो आप एक नोट फॉर्म करते हो। नहीं तो क्या होगा, लास्ट में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो लास्ट में जाकर कम वीडियोस देख रहे होंगे और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा मूव कर जाएंगे। ये जो आपका टाइम है ये ज्यादा कैसा है, ये आपका हमारी बात सुनने का टाइम है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे लास्ट में, और टेस्ट ज्यादा दे रहे होंगे, क्योंकि आपके पास टाइम होगा कि मिनरल न्यूट्रिशन मुझे 2 घंटे में रिवाइज करना है। तो आप अपने नोट्स को ही, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, प्रॉपरली रिवाइज करें। उसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी आ रही है, हम एनसीईआरटी को कोई लाइन नहीं छोड़ रहे। मैं इवन कोशिश कर रहा हूं आप एक एक लाइन मैच करना, सारी लाइन आपके नोट्स में। और एक खास चीज मैं ये जरूर करता हूं कि चैप्टर को एनसीईआरटी के ऑर्डर से पढ़ाऊं। उससे मतलब फायदा ये होता है कि जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो, चैप्टर साथ के साथ मूव करता है। तो हम वही ऑर्डर फॉलो करेंगे आपको, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आसान हो और वो लाइनें आपके अंदर बैठने लगे, आपको समझ आने लगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाइनें होती हैं जो मिस कर जाएंगे तो बेटा प्रॉब्लम होगी, और ये उसी दिन प्रॉब्लम होगी जिस दिन एग्जाम में आएगा। ठीक है। दूसरी बात बेटा आपको मैं फिर बता देता हूं, सीट्स PW के पढ़ाने से पहले भी उतनी ही थी, आज भी उतनी है। कंपटीशन बढ़ सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको मेहनत की जरूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस बात पे। हमने लास्ट लेक्चर में आपको रोल पढ़ाया था, रोल ऑफ मिनरल पढ़ाए थे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप वो रोल कम से कम 5 बार मेरे कहने से लिखो, है ना। लिख कर याद करो और समझने की कोशिश करो, समझ के लिख कर याद करो, बिना समझे तो याद भी नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। पर जब मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल की बात करता हूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर आपने, चलो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, आपको मैं सबसे पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। अब मैंने बार बार बोला है कि अपने कान एकदम हाथी जैसे इधर लगा लो और आंख चीते जैसी बोर्ड की तरफ रखो। ठीक है, और मेरे एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन आपको जब इस साल अभी 2-3 दिन के बाद, जब 4 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, मैं आपको शो करूंगा कि क्या किया था हमने लास्ट ईयर और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अकेले बायो से रिजल्ट नहीं आएगा, पर ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बेटा, है ना, है सही है ना। साथ में चाहिए कई चने, तो सारे सब्जेक्ट साथ चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, एक टॉपिक। लास्ट जब मैं ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ा रहा था, तो ट्रांसपोर्ट में मैंने ये पढ़ाया था कि भाई रूट हमारे पास मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके का होता है, पर मेनली क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो अगर मैं कहता हूं कि किसी साइटोप्लाज्म में जाता है तो वो एक्टिवली जाता है ना, एक्टिवली जाता है। अब यहां पर जो इस चैप्टर में दे रखा है, इस चैप्टर में क्या कर रखा है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन को लेके थोड़ी सी डिटेल बता रखी है बस। मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल के ट्रांसपोर्ट को लेके कुछ नहीं बता रखा। रीजन ये है क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल पानी के साथ होता है, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। इस चैप्टर में मिनरल के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करी है, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करी है इस चैप्टर में।
उस चीज को अब हम समझने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बोला था कि मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, लेकिन मेनली क्या होता है, एक्टिव होता है। अब आप जरा इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ें, जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं। तो ये जो चैप्टर है, इसका जो पहला टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो रहेगा मिनरल के एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा, बहुत थोड़ी देर आप समझो। देखो इस चैप्टर में पहली लाइन तो मैं क्लियर लिख देता हूं कि मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है कैसे होगा। बेटा याद करो, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव पैसिव दोनों है। एक्टिव का मतलब हो गया पंप और पैसिव का मतलब क्या हो गया, चैनल। ये दोनों हो सकता है, बट मोर क्या होता है, बट मोर एक्टिव होता है। अब ये चैप्टर में क्या पढ़ा रहा है भाई, वो मिनरल के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहां क्या पढ़ा रहा है, वो पढ़ा तो दिया वहां पर। यहां सिर्फ ये बता रहा है कि हमने मिनरल एब्जॉर्प्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी। हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन को स्टडी किया। एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि मिनरल एब्जॉर्प्शन की स्टडी हमने टिश्यूज में करी है, सेल्स में करी है ना। हमने टिश्यूज और सेल को ऐसे, जैसे मान लो ये बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या ले दिया, ये प्लांट सेल है। मान लो ये मेरे पास प्लांट सेल है, मान लो रूट के सेल है। प्लांट सेल में भी कौन है, रूट के सेल है। तो ये मेरे पास रूट के सेल है। तो इन रूट के सेल को मैंने बीकर में रखा और ऐसा स्टडी किया कि ये मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिनरल की स्टडी जो की गई है वो मेरे पास किस में की गई है, टिश्यू में और सेल में, है ना। उन्हें अलग कर कर बीकर वगैरह में स्टडी की गई है। तो क्या पढ़ा हमने, क्या जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को क्लियर रखो बेटा हमारे पास कि टिश्यू सेल इज यूज्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक अलग सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में मिनरल को पढ़ने की कोशिश करी। कैसे करी भाई, उसको अलग से निकाल लिया। तो सर आपने तो पढ़ाया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पंप होते हैं, वो सारी बातें आ रहे हैं। देखो एनसीईआरटी ने कैसे बड़ा स्मार्टली बताया, और यहां पर वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जो चीजें ध्यान से नहीं सुनते। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट के बारे में बताया था, दोनों पैसिव होते हैं। एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट पाथवे याद करो, मैंने आपको लिखवाया था एपोप्लास्ट एंड सिंप्लास्ट पाथवे, पाथवे लिखा था उसके साथ। ये दोनों पाथवे पैसिव होते हैं, पर एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट का मीनिंग क्या बताया था, याद करो, ये पैसिव होते हैं। अगर आपको ये याद है एपोप्लास्ट का मीनिंग क्या बताया था, याद करो। एपोप्लास्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग स्पेस, नॉन लिविंग स्पेस, ये बताया था, याद करो, नॉन लिविंग स्पेस। और सिंप्लास्ट का क्या मतलब बताया था, सिंप्लास्ट बताया था लिविंग स्पेस। सिंप्लास्ट क्या बताया था मैंने, लिविंग स्पेस बताया था। ये दो चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर में बताई थी। तो जो लिविंग जगह होती है जैसे कि साइटोप्लाज्म, उसे सिंप्लास्ट कहते हैं, और जो एपोप्लास्ट होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है। अब देखो एनसीईआरटी ने किस तरीके से बड़ा स्मार्टली आपको बताया। देखो उसने क्या बताया, उसने ये बताया, ध्यान से देखो, उसने बताया कि मान लो आपने ये रूट का सेल, देखो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा था, आपने पढ़ा था, मान लो ये रूट का सेल है, इस रूट के सेल्स में ये चैन, ये पंप है, मान लो दिस इज पंप, ये पंप मान लो सोडियम का है, तो एनर्जी खर्च करके रूट के अंदर चला गया। ये चीज आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, याद है आपको, ये लास्ट चैप्टर में ऐसे पढ़ा था। इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं। मान लो ये रूट का सेल है, ध्यान से देखना बेटा, ये रूट का सेल है, ये उसका रूट हेयर है। थोड़ा सा डिटेल में और ले लेते हैं आपके लिए, ये उसका रूट हेयर है, मान लो, समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है सेल वॉल तो होती ही है, तो मेरे पास यहां मान लो सेल वॉल है, दिस इज, ये मान लेते हैं ऐसा सेल वॉल है। वैसे तो आउटग्रोथ है मेरे पास, हम ऐसे इसको करते हैं, या तो इस चीज को लिख लेते हैं, हम यहां कर लेते हैं। देखो ये सेल वॉल है ऐसे, दिस इज सेल वॉल, यहां ये सेल वॉल है, ऐसे इस तरीके से सेल वॉल है हमारे पास, है ना। ऐसे हम लोग मान लो सेल वॉल जैसी चीज कुछ बना देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बना रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या बोला इस चैप्टर में, एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो सेल वॉल है, आप ध्यान से देखना, दिस सेल वॉल इज बेसिकली एपोप्लास्ट, है ना, इसको नॉन लिविंग मानते थे, और इसके अंदर को हम क्या मानते थे, सिंप्लास्ट मानते थे। तो लास्ट चैप्टर में ये डायरेक्ट दे दिया उसने, सिंप्लास्ट की बात कर दी थी। इस चैप्टर में थोड़ी डिटेल स्टडी बता रहा है। डिटेल स्टडी क्या बता रहा है, देखो वो ये कह रहा है
कि कोई भी मिनरल, मान लो सोडियम वगैरह है, वो पहले सोडियम है, मान लो सोडियम है या Cl माइनस है, वो पहले इस एपोप्लास्ट यहां पर सेल वॉल के यहां जाता है कैसे, फास्ट। तो मिनरल मेरे पास कोई भी मिनरल मतलब आयन की फॉर्म में, ठीक है, मूव करता है किसमें, मूव इनटू, ये जो जगह है ये दिस इज एपोप्लास्ट, वो एपोप्लास्ट में जाता है कैसे, एपोप्लास्ट में मूव इनटू एपोप्लास्ट में मूव करता है, फास्ट होगा और पैसिव होगा, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। ये कह रही है एनसीईआरटी कह रही है कि वो ये वाला रीजन जो सेल वॉल के यहां है, यहां जिसे हम एपोप्लास्ट कह रहे हैं, वहां पर वो जा रहा है, फास्ट जा रहा है और पैसिव जा रहा है, एनर्जी खर्च नहीं हो रही। लेकिन जब वो अंदर जा रहा है, देखो दिस इज प्लाज्मा, दिस वाज सेल वॉल, है ना, ये सेल वॉल थी। तो ये दूसरे नंबर पर क्या थी बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो वहां पर मेरे पास क्या लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं। तो मेरे पास ये मान लो पंप लगे हुए हैं, ऐसे ये पंप और चैनल लगे होंगे। तो ये जो पंप यूज करेगा, मान लो इसने पंप यूज कर दिया, ये दिस इज पंप, तो सोडियम अगर इसके अंदर जाएगा, सोडियम यहां से ऐसे अंदर जाएगा तो सिम्प्लास्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं मेरे पास पोटेशियम है, ये पोटेशियम एपोप्लास्ट ये रीजन में गया यहां पर, तो ये पैसिव है और फास्ट है। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो यहां मेरे पास ये पंप लगा हुआ है, तो पंप के थ्रू अगर वो अंदर गया है तो उसे मैंने क्या बोल दिया, सिम्प्लास्ट बोल दिया। उसे मैंने क्या बोल दिया, सिम्प्लास्ट बोल दिया। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं कि मिनरल मूव इनटू एपोप्लास्ट, मिनरल मूव इनटू एपोप्लास्ट, है ना, फास्ट और पैसिव है, ठीक है, फास्ट और पैसिव है। दूसरा क्या है, मिनरल मूव इनटू सिम्प्लास्ट। अगर मिनरल मूव किया है किसमें, सिम्प्लास्ट में मूव किया है, वो स्लो है, स्लो होगा और एक्टिव होगा। आप समझो इस चीज को। तो सिम्प्लास्ट वाले में, यहां सिम्प्लास्ट जाने में वो स्लो होगा और एक्टिव होगा। ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है। क्लियर हो गई बात? इतना सा पॉइंट बस याद रखना है कि जो ये बाहर के रीजन है, जैसे मान लो मैं बात कर लेता हूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम अगर यहां पे गया, एपोप्लास्ट में गया, तो वो फास्ट होगा और हमारे पास कैसा होगा, एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन सिम्प्लास्ट में गया, स्लो होगा और एक्टिव होगा। अब बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं बेटा, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे पैसिव है, दूसरी तरफ हम यहां एक्टिव कह रहे हो। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमने पाथवे पढ़ाया था, रास्ता। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट एक अलग वर्ड है, पाथवे अलग वर्ड है। तो जब मैं आपको कह रहा हूं कि एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे, तो इसका मतलब मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात कर रहा हूं। वो पैसिव होगा, उसमें एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस कभी भी एक्टिव नहीं होता, याद रखो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कभी भी एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव होता है। आप समझ रहे हो? यहां पर स्पेस की बात हो रही है, जगह। साइटोप्लाज्म को सिम्प्लास्ट कह रहा हूं, तो साइटोप्लाज्म में मिनरल का घुसना, मिनरल की एंट्री, वो कैसी है, एक्टिव है। क्योंकि किसकी मदद से होगी, पंप की मदद से। एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में डायरेक्टली पंप बना के बता दिया था कि एक्टिवली एंटर करेगा, उसने उसका पहला फेज नहीं बताया था। तो मिनरल मूव इनटू एपोप्लास्ट, फास्ट है, पैसिव है, ये फर्स्ट फेज है। पहले वो एपोप्लास्ट में आता है, फिर सेकंड फेज क्या है, अंदर जाता है। तो हमने लास्ट चैप्टर में जब पढ़ा था तो हमने डायरेक्टली पढ़ा था वो अंदर जा रहा है ना, इसलिए हमने पंप की बात करी थी। तो मैंने आपको यहां पर यह समझाया कि मिनरल की स्टडी की गई, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया कि मिनरल कैसे एंटर करते हैं। ये तो बड़ा स्टडी की बात भी थी, क्योंकि एंट्री के बाद तो फिर तो पानी से जा रहा है। तो वो चेक किया गया, तो पता चला कि मिनरल स्टार्टिंग में सेल वॉल वगैरह के आसपास तेजी से आता है, एपोप्लास्ट होता है, ये पहला फेज है। जब अंदर जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिम्प्लास्ट रीजन में जा रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव है। तो मैंने आपको क्या बोला, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे जो ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था वो पैसिव है। यहां एपोप्लास्ट रीजन की बात हो रही है, जगह की। तो एपोप्लास्ट रीजन में पैसिव, और एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में जाना, आप समझ रहे हो, वो एक्टिव है। वो क्या है, हमारे पास एक्टिव है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? इसी तरीकों को एनसीईआरटी ने इस तरीके से इसको दिखाया है। अगर आप समझ सकें इस बात को समझ सकें,
देखें ध्यान से, अगर मैं कोई भी प्लांट सेल बना रहा हूं, ये दिस इज प्लांट सेल, दिस इज सेल वॉल, है ना, दिस इज सेल वॉल, है ना, सेल वॉल है, तो दिस रीजन इज एपोप्लास्ट एंड दिस रीजन इज अंदर इज सिम्प्लास्ट। आ गया समझ? तो ये वाली जो एंट्री है यहां देखें ध्यान से, दिस एंट्री इज फास्ट एपोप्लास्ट पैसिव, पैसिव है, एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। ये फर्स्ट फेज कहलाता है। सेल में पहले उसे सेल वॉल के वहां आना पड़ेगा, उसके बाद वो अगर वहां से अंदर चला जाए यहां पर, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज है, स्लो होगा, स्लो होगा और कैसा होगा, एनर्जी खर्च होगी, एक्टिव। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट वर्ड से, ये तो वर्ड अलग है बेटा, पाथवे अलग चीज होती है। तो वर्ड होता है एपोप्लास्ट मतलब नॉन लिविंग स्पेस, है ना, और सिम्प्लास्ट क्या होता है, लिविंग स्पेस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो बेटा, इधर देखो बच्चे, कई टीचर्स इस चीज को करते हैं कि वो इसको इसके साथ मिक्स करके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले को एक्टिव बता देते हैं, गलत है। रास्ते कभी एक्टिव पैसिव नहीं होते, मैंने बार बार आपको पढ़ाया, मैंने बोला है कि उसमें फोर्स ज्यादा लग सकती है, मतलब फोर्स तो कहीं और से आ रही थी ना, ट्रांसपिरेशन पुल, तो उसमें एनर्जी खर्च करने की क्या जरूरत है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि क्या आप मान लो, मेरी बात सुना ध्यान से, मान लो आप बस में बैठे हो, तो जब बस आपको लेकर जा रही है तो आप क्या उसमें दौड़ोगे बस में, आप तो चुपचाप बैठे रहोगे ना। तो वही चीज है, एनर्जी बेटा कहीं और से आ रही है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए। ये एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट है कि बाहर वाले स्पेस में आना एक्टिव हो, पैसिव है, और अंदर जाना एक्टिव है, इतनी चीज समझ लो। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं सिम्प्लास्ट के अंदर गया, अंदर गया, इसको इनफ्लक्स कहते हैं, और जब मैं इससे बाहर आया तो उसे ईफ्लक्स कहते हैं, और इस मूवमेंट ऑफ आयन को हम कहते हैं फ्लक्स। मतलब जो मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट ऑफ मिनरल, मूवमेंट ऑफ मिनरल सिम्प्लास्ट में, मिनरल इज नोन एज फ्लक्स, नोन एज, उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं फ्लक्स, क्योंकि एक सीक्वेंस होगा ना भाई, देखो सोडियम अंदर गया, वहां से दूसरी तरफ गया, तो मूवमेंट इज नोन एज फ्लक्स। अंदर गया तो इनफ्लक्स, एंड बाहर आया तो उसे क्या बोल रहे हैं, ई फ्लक्स बोल रहे हैं, है ना। इन दोनों में एनर्जी लग सकती है, क्लियर, दोनों में एनर्जी लग सकती है कंसंट्रेशन के हिसाब से, पंप और चैनल यूज हो सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ आयंस, सिम्प्लास्ट के अंदर जाना इनफ्लक्स है, बाहर जाना ई फ्लक्स है, और ये दोनों बेटा को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान लो ये रूट का एपिडर्मल सेल था, आपने मिनरल को यहां एंट्री करा दी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से, यहां आ गया, अब दूसरी तरफ भी तो उसे निकलना है, तो उसे ई फ्लक्स बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगेंस्ट जा रहा है, लॉन्ग जा रहा है, सिर्फ आपने क्या टर्म समझी, आपने एपोप्लास्ट रीजन और सिम्प्लास्ट रीजन को समझा, आपने फ्लक्स का मीनिंग समझा, दैट इज इनफ फॉर दिस, यही करना था हमने। और इसके साथ आपको एक छोटी सी चीज बतानी है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो रिजर्वायर है। अब ये रिजर्वायर क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको समझो। मैं आपसे ये पूछूं कि सॉइल में मिनरल्स कहां आते हैं, या सॉइल को आप कैसे समझते हो, थोड़ा सा सॉइल की लेयर्स के बारे में जानोगे तो आपको सारी बात आसानी से समझ आएगी। देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो हमारे पास सॉइल्स की कुछ लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं ऐसे, वो ऑर्गेनिक लेयर होती है। उसके बाद हमारे पास ये ए होराइजन कहा जाता है, ए लेयर, ऐसे लेयर्स होती हैं सॉइल की। हमारे पास जहां रूट प्रेजेंट होती है ना, जहां रूट प्रेजेंट होती है वहां मिनरल होते हैं, उस जगह को कहते हैं सॉइल सोल्यूशन। उस जगह को क्या बोलते हैं, सॉइल सोल्यूशन बोलते हैं। और ये मेरे पास रॉक है, आप समझो, दिस इज व्हाट लेयर ऑफ रॉक्स, ये लेयर ऑफ रॉक्स है। यहां पर मेरे पास क्या होगा बेटा, सुनना ध्यान से, यहां पर मेरे पास क्या होगा, यहां पर मेरे पास क्या होगा, इसको बी लेयर कहते हैं, ऐसे लेयर्स होती है। तो ए लेयर में मेरे पास रूट्स वगैरह होती हैं और माइक्रोब्स रहते हैं। कौन रहते हैं, माइक्रोब्स। तो सॉइल में ऐसे वर्टिकल लेयर्स होती है। रूट मेरे पास किस लेयर में होती है, ए में। आपको मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो सुनना, ये मेरे पास रूट है, इस रूट के अराउंड, मेरी बात समझना ध्यान से,
इस रूट के अराउंड मेरे पास मिनरल्स प्रेजेंट है। इस रूट के अराउंड मेरे पास क्या है? मिनरल्स प्रेजेंट है। आप समझो, इस मिनरल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सॉइल सॉल्यूशन। तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे, इस रूट के अराउंड मेरे पास जो मिनरल सॉल्यूशन है उसे सॉइल सॉल्यूशन कह रहा हूं। अब इसमें मिनरल कहां से आते हैं? पहला, ऊपर जो चीज टूटेगी वहां से मिनरल आते हैं। मान लो ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, जैसे मैंने इसको डेड ऑर्गेनिक मैटर लिख दिया, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, वहां से मिनरल आ जाएंगे। उसके अलावा मिनरल कहां से आएंगे? ये जो रॉक है, रॉक से मिनरल ऊपर आते हैं ऐसे, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग। तो आप एक चीज समझो, सॉइल रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब होता है सोर्स होता है मिनरल का। सोर्स कैसे होता है? देखो, हमारे पास मेन चीज क्या है? आप देखो ध्यान से बेटा, मेन चीज क्या है हमारे पास? सॉइल सॉल्यूशन। प्लांट किससे लेता है? सॉइल सॉल्यूशन से लेता है। ये मेरे पास सॉइल सॉल्यूशन है। तो सॉइल सॉल्यूशन में रॉक से, अगर जो पत्थर है, ये देख रहे हो, ये पत्थर है, इस मतलब रॉक से मिनरल आते हैं ऊपर। उसके लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? एक प्रोसेस होता है जिसे वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग मतलब टूट फूट। तो वेदरिंग के थ्रू आता है। उसके अलावा कुछ मिनरल माइक्रोब्स भी फिक्स करते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं ना, कुछ माइक्रोब्स भी मिनरल्स को लाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्स करना। ये काम कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। माइक्रोब्स क्या करेंगे? जैसे नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, ऐसे करके ले आए। ठीक है। अब प्लांट क्या करता है? प्लांट सॉइल सॉल्यूशन से मिनरल लेता है। प्लांट क्या करता है? ये सॉइल सॉल्यूशन से मिनरल लेता है। आप समझ रहे हैं? सॉइल सॉल्यूशन से मिनरल लेता है। आप समझो इस बात को, रॉक टूटने के बाद सॉइल सॉल्यूशन में मिनरल डालती है। कुछ माइक्रोब रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स वगैरह करके सॉइल सॉल्यूशन में डालते हैं। प्लांट क्या करता है? मिनरल लेता है सॉइल से, है ना, सॉइल सॉल्यूशन से। अगर मैं कहूं कि मिनरल वापसी कैसे आ सकते हैं सॉइल ऊपर से, तो वो आ सकते हैं बेटा मेरे पास डीकंपोजिशन से। तो डीकंपोजिशन से यहां वापसी आ सकते हैं मिनरल। और एक चीज और समझनी है आपको, अगर मैं कहूं कि क्या सॉइल सॉल्यूशन से रॉक में जा सकते हैं, लीचिंग कहते हैं इसे। दिस इज लीचिंग। लीचिंग का मतलब हो गया कि मिनरल यहां से नीचे इकट्ठा हो गया इसमें, ऐसे ऐसा हो सकता है। दिस इज लीचिंग। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि सॉइल मेन रिजर्वायर होता है और रूट के आसपास एक मतलब जो पानी होता है उसमें मिनरल्स होते हैं, उसे सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। प्लांट उस सॉइल सॉल्यूशन से मिनरल लेता है। उसका सोर्स क्या है? रॉक। उसके अलावा डीकंपोजिशन से मिनरल वहां आते रहते हैं ऊपर से नीचे। ये चीज समझ आ रही है? ऊपर से नीचे डीकंपोजिशन से आते रहते हैं। उसके अलावा अगर ह्यूमन चाहे तो इसमें मिनरल डाल सकता है, किससे? फर्टिलाइजर से। कैसे डाल सकता है? फर्टिलाइजर से। ये चीज क्लियर हो गई? तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉइल सॉल्यूशन इज मेन रिजर्वायर ऑफ मिनरल एंड इट गेट मिनरल कहां से? फ्रॉम रॉक। माइक्रोब्स कुछ ला सकते हैं वहां पर, और मैं लिख सकता हूं फर्टिलाइजर, एंड मैं लिख सकता हूं डीकंपोजिशन। इस तरीके से मेरे पास मिनरल आ सकते हैं। क्या ये ठीक है? क्या ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई? 100% ये बात समझ में आनी चाहिए जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रॉक होती है वहां से भी मिनरल्स ऊपर आते हैं थोड़े थोड़े टूट के, है ना। वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग मतलब वेदर होता है ना, वेदर मतलब पानी, बारिश, है ना, हीट हो गई थोड़ी बहुत, अर्थ की अपनी हीट भी है, वो सब उससे। ठीक है, आ जाओ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, मान लो मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर क्वेश्चन कहां से आता है, मैं कहूंगा एक तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से आएगा और दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा? मिनरल के रोल। लास्ट ईयर नहीं आया पर आते बहुत हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे, आपने देखा होगा। मिनरल्स के रोल, मिनरल्स के जो रोल हो गया, एग्जांपल हो गया, बहुत पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से आएगा, है ना। ठीक है, प्रीलीज एनसीईआरटी पढ़े, टेस्ट में भी एनसीईआरटी आएगा। अब मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से फोकस करके मेरी एक एक बात सुनना। ठीक है, हमने कितने मिनरल पढ़े थे बताओ मुझे, आप फोकस कर लो एकदम ध्यान से। सर आपने हमें मैक्रो और माइक्रो पढ़ाए थे। मैक्रो में कौन कौन पढ़ाया था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके चोन पीएस के, कैल्शियम एमजी पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। सर माइक्रो कितने पढ़ाए थे? फीकू, नीमो, बीकल, एमएन, जेडन, ये पढ़ाए थे।
कोई दिक्कत नहीं सर, ये पढ़ाए थे आपने। अब अगला ये है कि हमने कहा कि ठीक है मैक्रो और माइक्रो हमने पढ़ाए थे। अब मैं नेक्स्ट आपसे ये बोल रहा हूं कि हमने मैक्रो माइक्रो जब पढ़ा दिया, आपको मैक्रो पढ़ा दिया और माइक्रो पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने कहा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिनरल नहीं है, न्यूट्रिएंट है। आपको समझ आ रहा है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है ना, मिनरल नहीं है। मिनरल कौन है? नाइट्रोजन है। मिनरल कौन है? नाइट्रोजन है बेटा, ठीक है। मिनरल कौन है? नाइट्रोजन। क्लियर है? सही है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट में क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए बेटा? नाइट्रोजन चाहिए। अगर मैंने आपको कहा सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए तो वह प्लांट को रूट से तो लेना भी ज्यादा पड़ेगा। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। अब ये मोस्ट लिमिटिंग फैक्ट, लिमिटिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग वर्ड का मतलब ये है कि अगर प्लांट को नाइट्रोजन कम पड़ती है, जैसे ही मैं नाइट्रोजन दूंगा तेजी से ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको ये बोला एनसीईआरटी ने कि नाइट्रोजन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए कि वो नेचुरल इकोसिस्टम मतलब आपसे मैं पूछूं व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम, आप कहोगे खेत तालाब ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। यहां पर भी नाइट्रोजन कम पड़ती है। इसका प्रूफ क्या है? कभी नाइट्रोजन बहकर अगर तालाब में जाती है तो वहां अचानक से एल्गी ग्रो कर जाती है, तो और कम पड़ती है वहां पर, ठीक है। ऐसे ही खेतों में कम पड़ती है, एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो इन एग्रीकल्चरल फील्ड नाइट्रोजन इज अगेन डेफिशिएंट, वो भी डेफिशिएंट है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये रहता है कि हम फर्टिलाइजर डालते हैं। इसके अलावा क्या सॉल्यूशन है? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं सॉइल में, है ना। सॉइल में वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल समझाऊंगा। जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे नेचर में नाइट्रोजन मूव कैसे कर रही है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहां सबसे ज्यादा है और वहां से वो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। कुछ कुछ आपको पता है पर मैं प्रॉपर डिटेल पढ़ाऊंगा। दूसरा मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्योंकि नाइट्रोजन को जमीन पर लाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो उनको जमीन पर लाते हैं। सही है, क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है। फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया मैकेनिज्म फॉलो करते हैं कि वो नाइट्रोजन को जमीन पर लेकर आते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। और आपको एक चीज सिखानी है कि प्लांट्स अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं। जैसे मैं आपसे अगर एक क्लियर क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कभी ना कभी, असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट में चाहिए। नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? जो हमें डाइट में नहीं चाहिए, जो हमने खाए उनसे बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अमीनो एसिड असेंशियल है, दिस मार्कर इज असेंशियल, ये आपने डाइट में खा लिया, आपकी बॉडी में गया, कोई ग्रुप जोड़कर ये बन गया दूसरा अमीनो एसिड, तो ये नॉन असेंशियल हो गया। तो प्लांट में क्या कोई अमीनो एसिड असेंशियल होता होगा? नहीं, सारे के सारे नॉन असेंशियल है। क्योंकि प्लांट क्या है? खुद सारे बना लेता है। आप खुद से समझना, जब तक प्लांट सारे नहीं बनाएगा तब तक एनिमल उसे कैसे खा सकता है? भाई प्लांट ने ग्लूकोज बनाया तभी तो आपकी बॉडी में गया। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है बेटा, है ना। ये वाली चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है। अब मैं यहां पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊंगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपने ध्यान रखने हैं। हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो लिखूंगा वो आपके लिए नीट के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि माइन्यूट पॉइंट है, एनसीईआरटी डायरेक्ट दे देगी और फिर आप कहोगे कि सर ये पढ़ा नहीं था हमने। बहुत से बच्चे ऐसा फील कर जाएंगे हमने डीपली एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट। नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल, मतलब प्लांट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? अबंडेंट होता है, ज्यादा मिनरल है, ठीक है। दूसरा सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। भाई सप्लाई का मतलब होता है प्लांट के लिए। नाइट्रोजन इज लिमिटिंग
क्या कम पड़ती है, किसमें कम पड़ती है? इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इन दोनों में ये कम पड़ती है। क्लियर है? तो हमने यहां पर बिल्कुल कहा, हमने ये बोला कि सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इज लिमिटिंग। लिमिटिंग है हमारे पास किसमें? किसमें लिमिटिंग है? नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दोनों में कम पड़ती है नाइट्रोजन। ये वाली बात भी समझ में आ गई भाई। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए और कम भी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बाहर से नाइट्रोजन सप्लाई करूं, दोनों सिस्टम में तेजी से ग्रोथ कराई जा सकती है। तो इस चीज को समझो इस चीज को। तो सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड, जैसा कि हम फर्टिलाइजर से करते हैं, आउटसाइड, जैसा कि हम करते हैं किसमें? इन एग्रीकल्चरल फील्ड, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा प्लांट ग्रोथ। और एग्रीकल्चर फील्ड में हम कैसे देते हैं? यूरिया डालते हैं ना भाई, याद करो कैसे करते हैं? यूरिया डालते ही हैं। यूरिया आपका NH2CO NH2 होता है, ये डालते हो आप। आ गए, चलो ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताओ, मैं नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जा रहा हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल? कि नाइट्रोजन कैसे कैसे डिफरेंट जगह मूव करती है। ठीक है, कैसे मूव करती है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजन का कहां है? मुझे बताओ, मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजन का कहां है और किस फॉर्म में है? वो है मेरे पास N2 की फॉर्म में। N2 कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? गैसियस, जिसमें नाइट्रोजन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, गैसियस फॉर्म में। और वो कहां पर है? एटमॉस्फेयर में। वो कहां पर है? एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में है। इस नाइट्रोजन का कुछ होता है क्या एटमॉस्फेयर में? इससे कुछ बनते हैं क्या? वो भी हम देखते हैं। असल में क्या होता है बेटा, इस नाइट्रोजन को मुझे जमीन में लाना है, कैसे भी मुझे सॉइल में लाना है ताकि प्लांट कर सके। सारी कहानी ये है बेटा, मुझे किसी तरीके से जो ये गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन है, मुझे कैसे भी करके उसको सॉइल में लाना है ताकि वो प्लांट में जा सके। वो किस में जा सके? प्लांट में जा सके, और उस प्लांट से वो आगे फिर एनिमल में भी आ सके। आप समझ रहे हो? इसका मतलब मेरे पास ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की है, इसको मुझे किसी तरीके से सॉइल में लाना है ताकि वो प्लांट में जा सके और वहां से वो एनिमल में चली जाए। क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो हमारे अंदर जो नाइट्रोजन है वो कभी ना कभी एटमॉस्फेयर में थी, वहां से सॉइल में आई और वहां से वो एंटर कर गई किसमें? रूट्स में। अब मेरा सवाल ये है कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल में। पहला, इस नाइट्रोजन को मैं सॉइल में कैसे ला सकता हूं? आपको समझ आ रहा है? इस नाइट्रोजन को मैं सॉइल में कैसे ला सकता हूं? पहला टॉपिक तो मुझे यह समझना है। ठीक है। दूसरा, मैं इसको रूट में कैसे ले जाऊंगा? क्योंकि रूट में तो कैसे जाएगा? मिनरल की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। पर क्या आयनिक फॉर्म में कौन सी फॉर्म? NO3- NO2- NH4+, कौन सी फॉर्म? वो देखना है मैंने। फिर मुझे ये देखना है कि प्लांट में क्या होगा नाइट्रोजन का, जिसे हमने लिखा फेट ऑफ अमोनिया, मतलब अमीनो एसिड बनाएंगे। तो प्लांट में तो मैं नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बना लूंगा। चलो मैंने अमीनो एसिड बना लिया, है ना, और उस अमीनो एसिड को प्रोटीन बना लिया तो हम एनिमल ने खा लिया। तो हम प्लांट किस लिए खाते हैं? नाइट्रोजन के लिए क्या खाते हैं प्लांट? प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन कहां से आई? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कहां से आया? जो सॉइल में से नाइट्रोजन गई थी, प्लांट ने बनाया था। और प्लांट को नाइट्रोजन सॉइल में कहां से मिली? सॉइल में कहीं एटमॉस्फेयर से आई थी। तो मुझे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में लाना है, वहां से प्लांट में ले जाना है। प्लांट अमीनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उसे हम खा लेंगे, हमारे अंदर नाइट्रोजन आ जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ये क्लियर होनी चाहिए बेटा एग्जैक्टली आपको, है ना। इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सोचो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसे मिनरल के बारे में पढ़ा रहा हूं जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट में चाहिए, और उसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए। वो कम पड़ता है नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कई बार कुछ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स भी कंपीट कर लेते हैं प्लांट से।
कई बार कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका कंपटीशन हो जाता है प्लांट से नाइट्रोजन को यूज करने को लेके, ये भी एनसीईआरटी लिखती है। माइक्रोब्स भी कंपीट कर लेते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में प्लांट से, तो प्लांट को बड़ी मारा मारी है नाइट्रोजन की, उसको रहता है यार कैसे मिले कैसे मिले। तो इसको देखकर कुछ प्लांट्स ने तो ऐसा मैकेनिज्म बना लिया कि नाइट्रोजन सॉइल में जाए नहीं, हम अपने रूट में ही बनाएंगे नाइट्रोजन, है ना, बैक्टीरिया को कहेंगे तो रूट में रहे, सही है, ऐसा कुछ किया। ये सारी चीजें समझते हैं, आ जाओ जल्दी से नाइट्रोजन साइकिल को सिंपल टर्म में समझो ताकि आपको की चीजें क्लियर रहे। देखो बेटा, देखो सबसे पहले आपको पता है मैंने क्या पढ़ा है, मैंने बोला नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास नाइट्रोजन के NN में। मैं उसको कैसे जमीन पे ला सकता हूं? जमीन पे लाने के 3 तरीके हैं, समझ लो ध्यान से। जमीन में लाने के 3 तरीके हैं। मेरे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। मतलब इस नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। ऑक्साइड्स कैसे कैसे बन सकते हैं सुन लो ध्यान से। नेचुरल तरीका यह है कि यूवी लाइट, आपको पता है अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, और हमारे पास अल्ट्रावायलेट के अलावा लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट लाइट और लाइटनिंग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना सकता है। NOx लिखा है, NOx का मतलब होता है NO2, ठीक है, NO और N2, ऐसे कुछ, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन बनाता है? यूवी और लाइटनिंग नेचुरल तरीके से। जमीन से भी कुछ बन के जाते हैं क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड? बिल्कुल। जैसे मान लो आप व्हीकल चलाते हो, फ्यूल बर्न होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है, उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। दूसरा क्या होता है, आप पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन पता है जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहां भी फ्यूल को जलाया जाता है। या कभी फॉरेस्ट में आग लग गई, भाई फॉरेस्ट में आग लगेगी तो लिविंग चीज, तो जब भी कोई लिविंग चीज जले या लिविंग चीज से डिराइव, मतलब लिविंग चीज से बने हुए फॉसिल जने, हमेशा नाइट्रोजन बनेगी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स क्या क्या है आप याद कर लो, मैं लिख देता हूं अलग से। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या क्या है बेटा हमारे पास, मैं लिखता हुआ चलता हूं, इस बात को आपको समझ आती रहेगी ये बात। देखो सोर्स क्या क्या है मैं लिख रहा हूं, देखो हमारे पास सोर्स क्या क्या है मैं लिखता चल रहा हूं। तो मैं सबसे लिख रहा हूं कि हाउ देखो नाइट्रोजन साइकिल को समझना बहुत जरूरी। हाउ N2 कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेचुरली कैसे होगा, अगर मैं कहता हूं नेचर में कैसे होगा, ये होगा 2 तरीके से, यूवी और लाइटनिंग। यूवी और लाइटनिंग आपको समझ में आ रहा है, यूवी और लाइटनिंग। ये क्या बना देंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, N2O बना देंगे, NO बना देंगे, NO2 बना देंगे, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। दूसरा क्या है मेरे पास, क्या है देखो बेटा, व्हीकल में फ्यूल है ना, पावर प्लांट है आपके पास, फॉरेस्ट फायर है ना, ये चीजें क्या है बेटा, ये चीजें क्या है, ये फ्रॉम अर्थ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएंगे, गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। तो वो नेचुरल तरीका हो गया, और ये मेरे पास कैसा हो गया, आर्टिफिशियल तरीका हो गया कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं, आप समझना ध्यान से, हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं, सुन लो ध्यान से। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड रेन की फॉर्म में, आपने सुना ना एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से भी होती है, तो वो नीचे जमीन में आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जमीन में आएंगे तो कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, NO3- या NO2-, ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक फॉर्म, पानी में घुल के नीचे आ जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं ए बायोलॉजिकल, मतलब इसमें कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। N2 फिक्सेशन शब्द का मतलब समझो, हम नाइट्रोजन को जब जमीन पे लाते हैं तो उसे N2 फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहला वर्ड है N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन को किसमें लाना, सॉइल में लाना, उसको आप किसमें लाना, सॉइल में लाना, ब्रिंग इन सॉइल, आप लाओ सॉइल में। सबसे पहला मैंने लिखा ए बायोलॉजिकल, इसमें आपने क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को जमीन में लाए, उसको किस में लाए आप, सॉइल में लाए। चलो ये भी ठीक है, इसे ए बायोलॉजिकल कह दिया, ठीक है, क्लियर। ये देख लो, आगे आ जाओ।
तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कैसे बने थे, यूवी से, लाइटनिंग से आप उसको जमीन में ले आए, यहां ले आए। अब क्या रह गया, अब और भी कोई तरीका होता है, हमने कहा एक तरीका यह है कि हमने ये देखा कि नाइट्रोजन एग्रीकल्चरल फील्ड में कम पड़ेगी, दिन ब दिन आपकी क्रॉप की खाने पीने की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो क्या आप वेट करोगे कि नाइट्रोजन आए? नहीं, आप बाहर से दो। तो बाहर से देने के लिए आप यूरिया बनाते हो। यूरिया बनाने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है, आपने कभी पढ़ा था, हेबर प्रोसेस पढ़ा था, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन कौन करता है, कौन करता है बेटा, इंडस्ट्रियल कौन करेगा, इंडस्ट्रियल लिखा है मैंने यहां पर, ये कौन करेगा, हेबर प्रोसेस करके होता है, हेबर प्रोसेस, है ना, ये आप कहां पढ़ोगे, केमिस्ट्री में। उससे आप क्या करते हो, अमोनिया बनाते हो, और उस अमोनिया से शायद यूरिया आप बनाते हैं, तो मेनली आपने यूरिया बना लिया। अब टोटल नाइट्रोजन जो आपके पास अवेलेबल होती है अर्थ पे खर्च करने के लिए, चाहे आप खुद फील्ड में कर रहे हो या प्लांट्स ले रहे हो, ये टोटल का सिर्फ 10% होता है, ये वाला कुछ 30% होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें होती है जो लगभग 60% है। ये क्या है, क्या तरीका है नाइट्रोजन का जमीन पे लाने का? इनको बेटा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया लेके आते हैं। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया पे ऐसी कैपेबिलिटी है, उनके पास एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, जिसकी मदद से वो नाइट्रोजन को किस पे ला पाते हैं, जमीन में ला पाते हैं। मतलब इस गैस रूपी नाइट्रोजन को, इस गैस फॉर्म की नाइट्रोजन को वो जमीन में अमोनिया की फॉर्म में ले आते हैं। तो नॉर्मली वो कितना है, 60% है। तो 60% को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, दिमाग लगाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, दो हैं। कौन है बेटा, कौन दो हैं, आप बताओ जल्दी से, कौन दो हैं? एक है बैक्टीरिया, एक कौन है, बैक्टीरिया, दूसरा कौन है, साइनोबैक्टीरिया। क्या आपको मेरी बातें इतनी समझ में आ गई? इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, अमोनिया बनाया। क्या बनाया, अमोनिया, जिसे मैं क्या लिखता हूं, NH3 लिखता हूं, जो पानी में घुल के NH4+ हो जाता है। तो अमोनिया को मान लो मैंने NH3 लिख दिया। इसमें से कुछ बेटा वापसी उड़ भी जाता है, एक्चुअल में वोलेटाइल होता है, कुछ अमोनिया वापसी भी चला जाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ना, बाकी वोलेटाइल मतलब एयर, वेपर फॉर्म में, सॉरी गैस फॉर्म में वापसी। पर अमोनिया वैसे कन्वर्ट हो जाता है NH4+ आयन में। NH4+ आयन मतलब उसमें H+ आ जाता है। क्या आपको इतनी बात सिंपल समझ में आई? सिंपल देखो, सिंपल बढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में 78% ऊपर होती है, उसके ऑक्साइड्स बनते हैं, 10% ही नाइट्रोजन ऐसे नीचे आती है। और नाइट्रोजन को हम इंडस्ट्री में भी फिक्स करते हैं, अमोनिया बना के यूरिया बनाते हैं बेसिकली, वो हो गया। फिर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल। ये कौन करता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल करते हैं, यूकैरियोटिक सेल नहीं कर सकता, ट्रू है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बहुत सारी ऊपर प्रेजेंट है, उसको जमीन में नीचे लाने को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 तरीके से किया जा सकता है, सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल वाला है। तो अगर हम सिंपल बोलें इस बात को आपको कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को सॉइल में लाना। किस फॉर्म में ला सकते हो, NO3- की फॉर्म में, NO2- की फॉर्म में, और NH4+ की फॉर्म में। तो जब आपसे पूछा जाए इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल में आपने यूरिया बनाया है। क्या बनाया है, यूरिया, ठीक है, यूरिया बनाया है। बायोलॉजिकल में आपने क्या किया है, N2 से अमोनिया बनाया, जिसको बाद में आप अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हो, अमोनिया। ये किसने किया बेटा, 2 ही लोग कर सकते हैं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी बेटा अगर मैं आपसे बोलूं क्या सारे साइनोबैक्टीरिया, नहीं, तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया हमारे पास क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, सारे नहीं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो जरा, हम नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या कहा था
सबसे पहले जमीन पे लाएंगे, अब इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सके। अब मुझे बताओ मैं जमीन में किस फॉर्म में लेकर आया हूं, बताओ जल्दी से। देखो मैं जमीन में किस फॉर्म में लेकर आया हूं, बताओ। मैंने अमोनिया की फॉर्म में लाया। अमोनिया की फॉर्म में कौन लाया? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया लाए। ठीक है, ये दो लोग लाए। अब जब ये सॉइल में आ गया, सॉइल में आ गया, समझना इसे, सॉइल में इन्होंने फिक्स किया, इसे कहते हैं फिक्स करना। यहां पर आ गया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ले आए। अब क्या करोगे इसका? दिमाग लगाओ अपना। अब इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो प्लांट एब्जॉर्ब करे। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्लांट की वो फॉर्म बताओ जिसको सबसे ज्यादा हमारे पास, जिसको सबसे ज्यादा, आप समझो ध्यान से, यूज करते हैं, सबसे ज्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वो कौन सी फॉर्म है? आप कहोगे सर आपने बताई थी NO3-। NO3- प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसे आप नाइट्रेट कहते हो। तो आपको क्या करना है? सॉइल में इस अमोनिया को या अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। अब मुझे सोच के बताना, मुझे सोच के बताओ बेटा, मुझे सोच के बताओ आप कि अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि किस तरीके से, हाउ। देखो अभी अब मुझे, मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया, ध्यान दो। हाँ देखो, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया, ठीक है, ये बताया कि हाउ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बताया। उसके बाद मेरे पास हाउ N2 फिक्स इनटू अमोनिया, ये आपको समझ में आई। कौन कर रहा है? बाई बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये लोग कर रहे हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कर रहे हैं। हाउ N2 फिक्स अमोनिया कौन कर रहा है बेटा? बैक्टीरिया कर रहा है और साइनोबैक्टीरिया कर रहा है। आप समझो ध्यान से, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये काम कर रहा है। हाउ N2 फिक्स अमोनिया, ये कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है और साइनोबैक्टीरिया कर रहा है। क्लियर है? बैक्टीरिया कर रहा है और साइनोबैक्टीरिया कर रहा है। कौन क्या कर रहा है बेटा? अमोनिया कैसे फिक्स कर रहा है? ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कर रहा है। अब बहुत ध्यान से फोकस करके सुनो। अब जब अमोनिया बन गया, अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH4+ में। मैं एक चीज बताता हूं, अमोनिया पानी में घोलोगे ना तो H+ लेके NH4+ बन गया। ठीक है, ये गैस होता है और ये एक्वस होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। पानी में घुला हुआ है, बिना पानी में घुले उस पर कोई एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं NO2- लिख रहा हूं, क्या ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? मुझे बताओ। अगर मैंने यहां हाइड्रोजन हटाई और ऑक्सीजन जोड़ी, क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिडक्शन है? आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन है। दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया इसमें NO3- में। तो अगला मैं कह रहा हूं बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ने किया, एंड हम यहां पर यह पढ़ रहे हैं कि हाउ NH4+ कन्वर्ट इंटू NO3-, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करे। ये प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, इसे नाइट्रेट कहते हैं। दिस इज नाइट्रेट, याद करना ध्यान से। दिस इज नाइट्राइट, दिस इज अमोनियम। अमोनिया नहीं, अमोनियम, ये अमोनियम है। तो भाई बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ने अमोनिया बना दिया था जो अमोनियम में कन्वर्ट हो गया था। अब यहां से ऑक्सीडेशन करके, आप देख रहे हो, यहां से ऑक्सीडेशन करके हम क्या बनाएंगे? नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाएंगे। ठीक है, क्या ये ऑक्सीडेशन अपने आप होगा सॉइल में? सवाल पूछो अपने आप से। अब मैं कहूंगा नहीं। इसको कराने के लिए खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। समझना ध्यान से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। जरा इनके बारे में भी जान लो। कीमो का मतलब केमिकल, कीमो का मतलब केमिकल। ऑटोट्रॉफ, खुद का खाना बनाने वाले ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, खुद का खाना बनाने वाले। अब ये कीमो ऑटोट्रॉफ क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया विच प्रिपेयर फूड, खुद का खाना बना रहे हैं। फूड का मतलब ग्लूकोज बना रहे हैं। किसकी एनर्जी से? अब ग्लूकोज बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, बाय एनर्जी ऑफ, सनलाइट नहीं, एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन।
किसकी एनर्जी? केमिकल रिएक्शन की। तो किसी केमिकल रिएक्शन की ऊर्जा से अगर खुद का खाना बनाते हैं तो उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया की खास पहचान ये होती है। कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया देखो भाई कैसा दिखता है, देखो दिस इज कीमो ऑटोट्रॉफ, ऐसा दिखता है, ऐसे तो सारे ही देखते हैं। देखो उसके बाहर ऑक्सीडेशन होती है, आउटसाइड सेल क्या होगी? ऑक्सीडेशन होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। पेज नंबर 19 में एनसीईआरटी में लिखा है, उस एनर्जी से एटीपी फॉर्म होती है और उसकी मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं खुद का। तो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ऑक्सीडेशन कराते हैं। वो क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान से सुने बेटा, ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने की वजह से एटीपी फॉर्म होती है और खाना बनाया जाता है। आप देख पा रहे हो, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी फॉर्म होती है और फूड प्रिपेयर किया जाता है, खाना बनाया जाता है। तो आउटसाइड सेल हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी फॉर्म होगा और फूड प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? फूड प्रिपेयर करेंगे। तो इसका मीनिंग यह हुआ, किसी भी बैक्टीरिया अगर ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? केमिकल रिएक्शन से खाना, अपना खुद का खाना बनाने वाला। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं आपको, वो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया करते हैं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा ये वाला कि भाई अब मुझे ये नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया ने फिक्स कर दी, अब उसे मुझे उस फॉर्म में लाना है, उस फॉर्म में लाना है जो कौन ले सके? प्लांट ले सके। कैसे करूंगा? कुछ बैक्टीरिया करेंगे। यहां पर कौन आएगा बेटा? यहां भी बैक्टीरिया आएगा, यहां पर भी कौन आएगा? बैक्टीरिया आएंगे। और ये बैक्टीरिया आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया कौन से वाले हुए? केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाने वाले, कीमो ऑटोट्रॉफ। इसको भी मैंने क्या बोला? कीमो ऑटोट्रॉफ बोला। आ रही है समझ? इसको भी मैंने क्या बोला? कीमो ऑटोट्रॉफ बोला। तो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाने वाले बैक्टीरिया को हम कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? देखो ध्यान से। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप NH3 NH4 प्लस जो भी है, इससे पहले NO2 माइनस बनाओगे, ऑक्सीडेशन करोगे और फिर NO3 माइनस बनाओगे जो इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास बैक्टीरिया कहां इन्वॉल्व हुआ? एक यहां पर इन्वॉल्व हुआ नाइट्रोजन फिक्स करने पर, दूसरे बैक्टीरिया यहां इन्वॉल्व हुए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम देते हैं? नाइट्रिफिकेशन। समझना इस चीज को, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है NH4 प्लस से NO3 माइनस बनाना, जिससे बेसिकली नाइट्रेट बना रहे हैं या नाइट्राइट बना रहे हैं। पहले ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है। दिस इज नाइट्राइट, आइट बेटा, आइट। दिस इज नाइट्रेट, 8 है ये, है ना? 8 है और ये 8 है। ठीक है, ये बना दिया। अब क्या होता है बेटा? देखो मेरी बात सुनो, ये इसके अंदर चला गया, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट हो गया जाइलम से, आपको पता है। और NO3, ध्यान से देखना बेटा, NO3 मेरे पास ये ऊपर चला गया, यहां ऊपर। अब मेरे को इससे बनाना है अमीनो एसिड। आप समझना ध्यान से, अमीनो एसिड बनाने के लिए मुझे अमोनिया चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अमोनिया। तो मैं इस NO3 को वापसी NO2 माइनस में करूंगा, रिडक्शन चल रहा है, और फिर मैं बनाऊंगा NH4 प्लस। और क्योंकि वो अमोनिया एक तरीके से अमीनो एसिड बनेगा। इसका मतलब प्लांट में देख रहे हो क्या चल रहा है? प्लांट में इसने उल्टा ही काम चल रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने सॉइल में ये बनाया और प्लांट उल्टा कर दिया। पर प्लांट क्या करता है बेटा? NH4 प्लस ज्यादा ले नहीं सकता, क्योंकि मेन एब्जॉर्ब फॉर्म NO3 माइनस है। उसको चाहिए NH4 प्लस ही ना, उसका वो दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्योंकि NH4 प्लस टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। तो पहली बात, NH4 प्लस को ले नहीं सकते, तो जो अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत ही एब्जॉर्ब होगा। हमने क्या करना पड़ेगा? NH4 प्लस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको ऊपर लेकर जाएंगे
और वापसी उस फॉर्म में लेकर आएंगे जिससे हम क्या बना सके बेटा, जिससे हम अमीनो एसिड बना सके। यदि आपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें NH2 ग्रुप होता, वो इससे आएगा। तो NO3 माइनस से NO2 माइनस रिडक्शन कर रहे हैं, किसकी? नाइट्रेट की। तो क्या मुझे प्लांट में एक एंजाइम चाहिए होगा जिसका नाम नाइट्रेट का रिडक्शन करने वाला है, नाइट्रेट रिडक्टेस। इसका एक्टिवेटर मैंने लिखवाया था। अब देखो ये नाइट्राइट है, तो इसका मतलब यहां पर एंजाइम कौन सा चाहिए? नाइट्राइट रिडक्टेस। आप देखो रिडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यहां पर पढ़ाया कि ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो उल्टा आऊंगा तो रिडक्शन। उल्टा क्यों आ रहा हूं? पहली परेशानी ये एब्जॉर्ब कम होता है, दूसरी परेशानी ये टॉक्सिक होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते इसका। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, NO3 माइनस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करके वापसी कन्वर्ट करते हैं NH4 प्लस में और अमीनो एसिड बनाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? क्या नाइट्रोजन साइकिल क्लियर है? जमीन पर नाइट्रोजन को लाने को कहते हैं एंटो फिक्सेशन। 3 तरीके से कर सकते हैं। ए बायोलॉजिकल ऑक्साइड्स बनाए थे, इंडस्ट्रियल मतलब हेबर प्रोसेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है यूरिया की, कंट्री खुश होती है यूरिया की प्रोडक्शन बढ़ा के। क्यों? क्योंकि यूरिया तो कम पड़ना ही है। उसके बाद दिस इज बायोलॉजिकल। इस बायोलॉजिकल के बाद जो अमोनिया बना, उसको कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना बना रहे हैं ऑक्सीडेशन करके, वो इसको उस फॉर्म में ले आते हैं जिससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, रूट में से एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि रूट में NH4 प्लस के लिए ज्यादा अरेंजमेंट है कि NO3 माइनस के लिए? वो एब्जॉर्ब हो गया, जाइलम से ऊपर गया, है ना। ये जाइलम से ऊपर गया तो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? ये इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट हो गया NO3 का। ठीक है, इनऑर्गेनिक हुआ ना। NO3 माइनस से NO2 माइनस, फिर NH4 प्लस, फिर मैंने अमीनो एसिड बना लिया। बहुत बढ़िया। अब ये अमीनो एसिड को कौन खा जाएगा? एनिमल खा जाएगा ना, है ना। अब देखो हम ये भी कर सकते हैं बेटा, NO3 माइनस से वापसी N2 भी बना सकते हैं। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखो दिस इज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से उल्टा आना, तो उसको क्या लिखोगे? डी मतलब उल्टा, डीनाइट्रिफिकेशन। जैसे डिफरेंशिएशन से डी डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ऐसे डीनाइट्रिफिकेशन मतलब उल्टा। ये भी बैक्टीरिया करेगा। ये भी कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। तो इसका मतलब आपको बैक्टीरिया के बारे में बहुत पढ़ना है आज, है ना। अच्छा अब बताओ मुझे जरा, इसको कौन खाएगा? मुझे बताओ, इस प्लांट को कौन खा जाएगा? एनिमल खा जाएगा। कौन खाएगा? कोई ना कोई एनिमल खाएगा ना, हर्बीवोर खा गया। एनिमल और प्लांट दोनों ही एक टाइम के बाद डेड हो जाएंगे। ये भी डेड हो गया और ये भी मेरे पास डेड हो गया, दोनों डेड हो गए। दोनों क्या हो गए? मान लो डेड हो गए। डेड होने का मतलब उसमें प्रोटीन होगी, प्रोटीन को डीकंपोजर तोड़ देंगे किसमें? अमीनो एसिड में। किसमें तोड़ दिया? अमीनो एसिड में। मतलब मेरी बात समझो ध्यान से। कोई भी मान लो कोई एनिमल मर जाता है, वो सॉइल में रहता है, तो जो डीकंपोजर्स होते हैं जिन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं, वो उनके बॉडी के प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ के खा जाते हैं। कुछ अमीनो एसिड सॉइल में रह जाते हैं। तो जो अमीनो एसिड सॉइल में रह गए, उनको एक खास तरह के बैक्टीरिया, देखो अमीनो एसिड मैं आपसे पूछूं ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। तो इस अमीनो एसिड को अगर मैं किसमें कन्वर्ट कर दूं? किसमें कन्वर्ट कर दूं? NH4 प्लस में। इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। ये 4th प्रोसेस है जो बैक्टीरिया करा रहा है। मैंने कहा था 4 ऐसे प्रोसेस हैं जो बैक्टीरिया कराएगा, और आपको पता है कि NH4 प्लस का क्या करना है? NO2 माइनस, NO3 माइनस, और फिर वो भी एब्जॉर्ब होगा। यही वाला प्रोसेस करेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये वाला वो प्रोसेस है जो बैक्टीरिया करा रहा है। मैं उस पर जरा पॉइंट्स लगा देता हूं। ये वाला प्रोसेस है जो बैक्टीरिया करा रहा है पूरा। ये वाला प्रोसेस बैक्टीरिया करा रहा है सेकंड। ये तीसरा प्रोसेस बैक्टीरिया करा रहा है, ये वाला। और ये 4th प्रोसेस बैक्टीरिया करा रहा है। तो 4 आपके पास ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें बैक्टीरिया करा रहा है। मैं लिख देता हूं। फर्स्ट ये है जो बैक्टीरिया करा रहा है, बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया करा रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन करा रहा है, और ये जो डेड होने के बाद अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड से NH4 प्लस बनाने को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन भी कौन करा रहा है? बैक्टीरिया करा रहा है। क्लियर है? कौन करा रहा है? बैक्टीरिया करा रहा है। तो आपको ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल समझाया गया है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे रिवाइज करने में, ताकि हमको समझ आ जाए। पर मुझे अब यहां से क्या समझाना है, देखो मैंने क्या क्या कर लिया। देखो
मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ N2 फिक्सेशन, ध्यान देना बेटा, मैंने आपको बता दिया मीनिंग ऑफ N2 फिक्सेशन, आपको ये क्लियर होना चाहिए। हमने ये पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ N2 फिक्सेशन पढ़ लिया। अब मैं कह रहा हूं माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल, कौन कौन से प्रोसेस में। सबसे पहले बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन में माइक्रोब्स हैं, इनके नाम जानने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था और डायरेक्ट आता है। फिर आपने क्या करना है, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन में बैक्टीरिया के नाम जान के, फिर क्या करोगे, नाम जान लो पहले तो, फिर क्या करो आप नाइट्रिफिकेशन वाले प्रोसेस में आप जानो नाम, फिर डीनाइट्रिफिकेशन वाले में जानो, और फिर फोर्थ जानो किसके बारे में, आप जानो अमोनिफिकेशन के बारे में। इन चारों के हम पहले नाम पढ़ेंगे इन प्रोसेस में, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्लियर हो गया, ये वो चार प्रोसेस हैं जिनके मुझे बैक्टीरिया लिखने हैं, है ना, जिनके मुझे बैक्टीरिया लिखने हैं। N2 फिक्सेशन में मैं किसकी बात करूंगा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया की। और इन्हीं के पास कौन सा एंजाइम होता है, मैंने बार बार बोला है, कौन सा एंजाइम होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, एंजाइम का नाम नाइट्रोजिनेज है। क्या नाम है, नाइट्रोजिनेज। क्लियर हो गई बात। तो अब आपने नाइट्रोजन साइकिल पूरी समझी, नाइट्रोजन साइकिल के पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले N2 फिक्सेशन, गैस की फॉर्म की नाइट्रोजन को जमीन पे लाना। ए बायोलॉजिकल होता है ऑक्साइड्स की फॉर्म में, इंडस्ट्रियल हो सकता है और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में अमोनिया बनेगा, कुछ उड़ जाता है वोलेटाइल, बाकी अमोनिया किस में आ जाता है, NH4+ में। वो अमोनिया NH4+ में दो तरीके से आ सकता है, एक बैक्टीरिया ने फिक्स किया, दूसरा अमोनिफिकेशन से भी बनता है। जो NH4+ है उसको कन्वर्ट करते हैं NO2- में और NO3- में, जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। प्लांट NO3- लिया, ऊपर गया, उससे वापसी उसने NH4+ बनाया, दो एंजाइम लग गए, पहले नाइट्रेट की रिडक्शन वाला, फिर नाइट्राइट की रिडक्शन वाला, वो लग गए, अमीनो एसिड प्लांट बनाता है। यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया कौन से हैं, और फिर हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, ठीक है। एक एक चीज एकदम दिमाग में बिठाकर आराम से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सारी लाइनें समझ आएंगी, है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम से भी समझ आ जाएगा आपको। क्लियर। तो हमने ये चीजें पढ़ ली हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है, क्लियर है, ये चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, देख लो, हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में ये पढ़ लिया। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कुछ चीजें बता रहा हूं बेटा, सुन लो ध्यान से। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं ये समझना, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान से सुनो। हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व है। समझो ध्यान से, आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको लिख रहा हूं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब बेसिकली बैक्टीरिया है। ध्यान से देखो बेटा, देखो मैं क्या बता रहा हूं, एकदम फोकस कर लो। देखो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब इन्वॉल्व इन N2 फिक्सेशन। माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन N2 फिक्सेशन, है ना। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया। ध्यान से देखना बेटा। अब देखो कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं, इनके बारे में मुझे पढ़ना है, ध्यान से फोकस करना। सबसे पहले मैं इनको अलग से बताऊंगा, ध्यान से देखो, मैं इनको अलग से बताऊंगा। जो N2 फिक्सेशन वाले हैं इनको भी समझा रहा हूं। N2 फिक्सेशन वाले जो बेसिकली क्या करते हैं, बायोलॉजिकल, इसको अलग से बता रहे हैं। आपको माइक्रोब्स पढ़ने हैं कौन से, एक पढ़ने हैं आपको नाइट्रिफिकेशन वाले। कौन से पढ़ने हैं बेटा, नाइट्रिफिकेशन, ये आए थे नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, इसमें तो मेरे पास N2 से क्या बना है, अमोनिया, अमोनिया या NH4+ जो भी बना है। इस NH4+ से मुझे क्या बनाना है, देखो ध्यान से, इस NH4+ से मुझे NO2- बनाना है। तो यहां दो बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं, ठीक है, दो बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं।
उनके नाम है बेटा, ध्यान से देखना, लिख के 5 बार याद करना। ये नाइट्रोसोमनास, और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रो वर्ड आ रहा होगा, नाइट्रो वर्ड आएगा इसमें। नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, ये 2 बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, बेसिकली नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, ये 2 बैक्टीरिया, ठीक है। NH4+ से NO2- बना रहे हैं। फिर NO2- से देखें ध्यान से, फिर जो NO2- है उससे मेरे पास NO3- ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं। इन बैक्टीरिया को क्या बोलूंगा, कीमो ऑटोट्रॉफ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन से बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ है, ये भी कीमो ऑटोट्रॉफ लिखूंगा यहां पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है ना, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो यहां पर कौन से नाम लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं बेटा 2 नाम, नाइट्रोबैक्टर। अब ये 3 नाम एनसीईआरटी में, एक मैं ऐड कर रहा हूं ताकि दोनों के 2-2 हो जाएं, नाइट्रोसिस्टिस। पर जरूरी नहीं है आप ये 4th नाम याद करो, एनसीईआरटी में है नहीं। पर याद करने का तरीका, इसमें कंफ्यूज हो गए, सोमनास किसमें है, कोकस किसमें, SC और BC। BC मतलब बैक्टर और सिस्टिस। तो सोमनास और कोकस इसमें है और बैक्टर और सिस्टिस इसमें है। देखो कंफ्यूजन जहां होती है वहां ट्रिक चाहिए आपको, कंफ्यूजन जहां होती है वैसे ट्रिक नहीं चाहिए याद करने के लिए। मैं बार बार बोलता हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं, ट्रिक वहां चाहिए जहां कंफ्यूजन होती है, कि ये पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, तुरंत रिवाइज नहीं किया। तो सोमनास किसमें था, याद रखना, पहले वाले में SC है, सोमनास और कोकस, दूसरे वाले में BC है, बैक्टर और सिस्टिस। नाइट्रो वर्ड कॉमन है। अगर आपको नाइट्रो याद नहीं है तो फिर तो बेटा कुछ भी याद नहीं है ना। अब आ जाओ, और कहां बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन में। कहां पर है, डी ने, तो ये हमारे पास यहां बैक्टीरिया, ये बाद में पढ़ेंगे, इसका मैं बता रहा हूं। 3rd मेरे पास डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया है। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया है कौन सा है, वो क्या करेगा, NO3- को N2 में कन्वर्ट करेगा, जो गैस की फॉर्म में है। इसके लिए बेटा एनसीईआरटी ने जीनस दे रखे हैं 2, एक दे रखा है स्यूडोमोनास। अच्छा एक चीज और बेटा, ये सारे जीनस होते हैं जो दे रखे हैं, और एक दे रखा है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस मतलब कहीं ना कहीं ये सल्फर से रिलेटेड है ना। थायोबैसिलस किससे रिलेटेड है, सल्फर से रिलेटेड है बेटा, क्लियर है, सल्फर से रिलेटेड है। तो आपने कितने नाम करने हैं, यहां पर मैं नाम के आगे ये लगाता जा रहा हूं, एक ये 2 याद करने हैं, फिर ये 2 याद करने हैं, और सूडोमोनास और थायोबैसिलस। NO3- से N2 नाइट्रोजन साइकिल में डीनाइट्रिफिकेशन वाला। एक मेरे पास अमोनिफिकेशन प्रोसेस था जो हमने 4th देखा था। अमोनिफिकेशन याद है, अमोनिफिकेशन याद है, बताओ, जिसमें हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड जो बनता है उस अमीनो एसिड से हम क्या बनाते हैं, NH4+ बनाते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनाते हैं, NH4+ बनाते हैं, क्लियर है। अमीनो एसिड से हम NH4+ बनाते हैं, क्लियर है, ये चीज समझो ध्यान से। तो अमीनो एसिड से NH4+ बनाते हैं, इसे हमने अमोनिफिकेशन बोल दिया। अमीनो एसिड से NH4+ बना रहे हैं, क्लियर है, NH4+ बना रहे हैं। इसके लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, इसके लिए बैक्टीरिया चाहिए, वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया। आप नाम याद कर लो, बैसिलस। मैं 1-2 नाम लिख देता हूं, एनसीईआरटी ने नाम तो नहीं दे रखा, मैं क्लियर हूं इस चीज को लेके, एनसीईआरटी ने इसका नाम नहीं दे रखा, पर कर लो, बैसिलस माइकोइड्स। बैसिलस जीनस है, उसकी स्पीशीज है। एक और नाम लिख दे, छोड़ दो, एक ही कर लो, बैसिलस रमोसस होता है, एक ही याद कर लो, चल जाएगा, पर ये पूछेगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए, ये बैक्टीरिया के नाम है आपके पास जो आपको करने हैं, 4 ये और 2 ये वो नाम है जो मेरे पास नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व हैं। ये अलग से मैं बता रहा हूं, इनको समझ लेंगे, लेकिन ये नाम हमें करने हैं, क्लियर, ये नाम हमें जरूर करने हैं। जैसे अगर मैं आपको क्लियर करूं तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए हो कि यहां नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और वो जमीन में NO2- या NO3- की फॉर्म में आएगा। इसे हमने क्या लिखा था, ए बायोलॉजिकल लिखा था। इसको मैंने, ये भी ए बायोलॉजिकल होगा, इसे इंडस्ट्रियल लिखा था। और बायोलॉजिकल वाला कौन करेगा बेटा, बायोलॉजिकल करेंगे 2 लोग। कौन करेंगे, अमोनिया बनाएंगे। ये कौन करेगा, ये करेगा बैक्टीरिया। मैं इनके नाम बताने वाला हूं अब आपको।
और कौन करेगा? साइनोबैक्टीरिया करेगा। कोई डाउट हो गया है इसमें? नहीं होना चाहिए। अब ये जो अमोनिया है जिसे NH4+ कह रहे हैं, NH4+ कह रहे हैं, इसको मैंने कन्वर्ट किया था NO2- में और उसको कन्वर्ट किया था NO3- में। दो बैक्टीरिया मैंने अभी जस्ट आपको यहां बताया, सोमनास और कोकस, नाइट्रो सोमनास याद आ रहा है, और नाइट्रोकोकस, और ये दोनों कीमो ऑटोट्रॉफ हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां पर दो लिखे, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। जो बच्चे बेटा मेरी बात सुनो, थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, रोक रोक के भी देख सकते हो, और बीच में लिख के याद करके देखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, NO3- बना। अब इस NO3- को हम यहां अंदर ले गए और यहां से इसको ऊपर ले गए, यहां से ऊपर ले गए, याद करो। फिर इस NO3- से हम NO2- बनाते हैं और यहां NH4+ बनाते हैं, और यहीं से हम अमीनो एसिड बनाते हैं। यहां अमीनो एसिड बनाते हैं। याद करो यहां क्या लिखा था? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। प्लांट को किसने खा लिया? एनिमल ने। प्लांट और एनिमल दोनों क्या हो गए थे? डेड। ये भी डेड हो गया, ये भी डेड हो गया। डेड एनिमल प्लांट को सेप्रोफाइट ने, उनके अंदर प्रोटीन थी, सेप्रोफाइट ने किस में तोड़ दिया? मुझे अमीनो एसिड में तोड़ दिया, ये अमीनो एसिड में तोड़ दिया। अमीनो एसिड जो है उसको NH4+ में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। ये बच्चे गलत करते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक में कर, देखो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें, ये देख रहे हो, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इनऑर्गेनिक फॉर्म, ये कन्वर्ट हुई अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक हो गया। कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें ऑर्गेनिक चीज किसमें कन्वर्ट होती है? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। ये प्लांट के बाहर होता है, सॉइल में होता है ना, इनऑर्गेनिक में। और मैं इसको भी वापसी लेकर जा सकता हूं उसमें, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन बोला। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कहां कहां बैक्टीरिया है। नाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया है, नाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन में है, अमोनिफिकेशन में है, और यहां बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। आप समझ रहे हैं? यहां बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, इनके बारे में मुझे डिटेल पढ़नी है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आपके सामने है ए बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन, ये सारा क्लियर। ये चीज बेटा अपने दिमाग में रखो। तो आप देखो, ये देखो, ये N2 फिक्सेशन बायोलॉजिकल हो गया, ये चीज हो गई। नाइट्रिफिकेशन NH4+ से NO2-, NO2 से NO3, ये हो गया, ये सारा। मुझे ये आपको पढ़ाना है अभी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। ध्यान से देखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगी। देखो, मुझे एक चीज बताओ, नाइट्रोजन साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने बात की, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। बायोलॉजिकल शब्द का मतलब है बैक्टीरिया करेगा इसे, और कौन करेगा? और कौन करेगा बेटा? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दो लोग इसे करने वाले हैं। ये दो लोग इसे करने वाले हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये दो लोग ये काम करेंगे, ये दो लोग ये काम करेंगे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये चीज आप करने वाले हैं। क्लियर है? ये चीज आप करने वाले हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आप ये करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? ये चीज समझे ध्यान से। ठीक है, क्लियर? हां, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और यहां पर ध्यान सुनेंगे, यहां पर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि बैक्टीरिया
और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है और साइनोबैक्टीरिया कर रहा है। ये लोग कर रहे हैं बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन। सही है, दिमाग लग रहा है थोड़ा बहुत, घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है चीजों को। आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं फिर बोलता हूं, बहुत वीक बैकग्राउंड मतलब चीजें जल्दी नहीं समझ आती। ध्यान से सुनोगे, रिलेट करोगे तो ही समझ आएगा। घबराने से कुछ नहीं होता है कभी भी। क्लियर है? हम बेटा ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाते थे तो पूरा 60 बच्चा 50 बच्चा बैठता था, सबको समझ भी नहीं आता था, पर वो पूछते भी नहीं थे। तो आपके पास ऑप्शन तो है कि आप टीचर को स्लो करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। ऐसा कुछ ही चैप्टर में करना पड़ेगा, जब समझ बनने लगेगी फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए घबरान के उसको चीज को छोड़ के भागना नहीं होता, समझ लो चीजों को। तो बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कर रहा है। देखो दो तरीके से करते हैं। एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग होता है, ये सॉइल है। एक होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करता है, अमोनिया फिक्स कर देता है यहां पर। एक साइनोबैक्टीरिया, देखो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है ना, इसलिए उसको अलग लिख रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया ये दोनों दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फ्री लिविंग। आप देखो फ्री लिविंग का क्या मतलब हुआ, ये मिट्टी में अलग से रह रहे हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है किसी प्लांट के साथ नहीं। अब जैसे ये प्लांट है, तो अगर कुछ बैक्टीरिया प्लांट के अंदर रह रहा है या कुछ साइनोबैक्टीरिया प्लांट के अंदर रह रहा है, दोनों एक साथ नहीं रहते, अलग अलग प्लांट में होंगे। तो अगर ये प्लांट के अंदर रह रहे हैं तो इसे कहते हैं सिम्बायोटिक। इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। पहले तो बैक्टीरिया ने सोचा सोशल सर्विस कर लेते हैं, हम बाहर फ्री सॉइल में रह लेंगे। तो जब इनको कहते हैं फ्री लिविंग, तो इसका मतलब आपके पास बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन में दो ग्रुप बनेंगे। एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और दूसरे बनेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। समझो ध्यान से। तो बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन दो तरीके से होती है। एक होती है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया सॉइल में रहे। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया किस में रहे? सॉइल में। लिव इन सॉइल। किस में रहे? लिव इन सॉइल, सॉइल में रहे। दूसरा क्या है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, इसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया किसके साथ रहेगा? लिव विद प्लांट, प्लांट के साथ रहेगा। तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं सिम्बायोटिक वाले का तो मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बैक्टीरिया का कि कैसे फिक्स करता है, बाकी इनके नाम पढ़ाऊंगा। मतलब फ्री लिविंग में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों, इनके नाम पढ़ाऊंगा। और सिम्बायोटिक में भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के नाम पढ़ाऊंगा। उसमें से एक बैक्टीरिया राइजोबियम जो है, एक बैक्टीरिया राइजोबियम जो है, उसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया क्या पढ़ने वाले हम लोग? हम बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ध्यान सुनो, हम बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का क्या पढ़ने वाले हैं? बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम नाम और ये सारी चीजें। क्लियर है? ये सारी चीजें, ठीक। तो ये चीज मैंने क्लियर करी। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। क्लियर है? सही है? ये चीज समझ में क्लियर? हाँ, दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज क्या है आप समझे ध्यान से। दूसरी चीज क्या है आप इस चीज को समझो यहां पे। क्लियर? दूसरी चीज क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ये हम कर रहे हैं यहां पर। तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, फिर हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तो मैं क्या आपको इनके नाम बता दूं? फ्री लिविंग वाले कौन से बैक्टीरिया, कौन से साइनोबैक्टीरिया जो मिट्टी में रह के फिक्स करते हैं और जो प्लांट के अंदर रहते हैं। आ जाओ जरा, नाम देखो इनके, देखो जरा, हम इनकी बात कर रहे हैं। देखो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग समझ में आता है? जो मिट्टी में रहेंगे, और इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया रहेगा और दूसरा साइनोबैक्टीरिया रहेगा। तो चलो देखते हैं। बैक्टीरिया फ्री लिविंग हो सकते हैं और एक फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया मतलब वो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे लेकिन सॉइल में होंगे। उसमें आपने दो नाम याद कर लेने, नॉस्टॉक और एनाबीना। बेटा जिन बच्चों को बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में फर्क नहीं पता सुन लो ध्यान से। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, यही डिफरेंस होता है। तो वो नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहे हैं, नॉस्टॉक एनाबीना। बैक्टीरिया में जब हम जाएंगे, ध्यान सुनेंगे, बैक्टीरिया में जब हम जाते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन एनएरोबिक होती है। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन एनएरोबिक होती है। सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी होती है? एनएरोबिक होती है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। समझना इस बात को, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन एनएरोबिक होती है, एनएरोबिक होती है। तो मैंने यहां पर क्या किया, समझना इसे। मैंने यहां पर बैक्टीरिया लिख दिया ऐसे, यहां साइनोबैक्टीरिया लिख दिया। तो मेरे पास बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग मतलब सॉइल में रहने वाले दो तरीके के होंगे। एक होगा हमारे पास एरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन रहेगी और वो नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे, उनके नाम पढ़ने। फिर मुझे नाम पढ़ने एनएरोबिक के, ध्यान से सुनो। एरोबिक वाले में एनसीईआरटी ने एक लिखा है अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन रहेगी, मतलब आसपास ऑक्सीजन है, वो भले ही यूज ना कर रहा हो, जो भी है ऑक्सीजन के। अच्छा, सब में क्या होगा देखो, अच्छा ठीक है, एजोटोबैक्टर। और एक लिखा मैंने ये बेजरीनिकिया, ये एनसीईआरटी ने दिए दो नाम। एनारोबिक में ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, क्लॉस्ट्रीडियम पर पूछा जाता है एग्जाम में। और एक जो एनसीईआरटी में दे रखा रोडोस्पिरिलम। तो ये नाम कौन से हैं बेटा? बैक्टीरिया के हैं जो सॉइल में रहकर नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। भाई ये नाम लिखने पड़ेंगे आपको, दो दो तीन तीन चार चार पांच बार। और इसकी ट्रिक बनाओगे, ट्रिक में फंस जाओगे। ट्रिक वहां बनाई जाती है जहां कंफ्यूज होने के चांस होते हैं, याद करने के लिए ट्रिक नहीं बनाई जाती। समझो ध्यान से, मैं बार बार इसे बोल रहा हूं और नुकसान खाओगे फिर अपने आप समझ आ जाएगी। अजोटोबैक्टर बेजरनिकिया, क्लॉस्ट्रीडियम रोडोस्पाइरिलम, ठीक है, क्लियर, रोडोस्पाइरिलम। अब आ जाओ, उसके बाद बेटा बोथ एरोबिक भी हो, मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता, एनएरोबिक, उसमें मेरे पास बैसिलस नाम से आता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बैक्टीरिया कौन से फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब सॉइल में, और इन सब में नाइट्रोजिनेज होता है। ऑल हैव कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज। अब ये देखो, यहां आ जाओ, अब मैं लिख रहा हूं सिम्बायोटिक। फिर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा यहां पे? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक की बात करती। सिम्बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया लिव विद, जनरली रूट वे, लिव विद प्लांट, उससे फायदा लेता है। किसके साथ रह रहा है? प्लांट के साथ रह रहा है, उससे फायदा ले रहा है। क्या नाम है इसमें? दो नाम है, दो जा रहे हैं ग्रुप, सेम वैसे ही। एक अगेन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया फ्री लिविंग वाले कौन से हैं? ये ग्रुप, दिस इज फ्री लिविंग, है ना। दिस इज साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग, तो ये अलग बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक वाला। इसमें दो नाम याद करने हैं, दोनों नोड्यूल बनाते हैं, बताऊंगा नोड्यूल क्या होता है। एक नाम है फ्रैंकिया और एक नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम की डिटेल हम पढ़ेंगे, राइजोबियम की डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा देखो, यहां आ जाओ, यहां साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिख रहा हूं मैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है मेरे पास वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। जब आप वो पढ़ोगे ना, साइकस पढ़ोगे, प्लांट किंगडम, साइकस में एक रूट होती है जो कुछ ऊपर आ जाती है, उन्हें कोरोलॉइड रूट कहते हैं। साइकस सुना है? जिम्नोस्पर्म होता है, सिर्फ इतना याद रखना। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें कोरेलॉइड रूट होते हैं, वहां साइनोबैक्टीरिया रहते हैं रूट के अंदर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। उस जिम्नोस्पर्म, ध्यान से सुनेंगे, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस हैव
साइनोबैक्टीरिया एंड नॉस्टॉक। इसका मतलब यह हो गया कि साइनोबैक्टीरिया और नॉस्टॉक जो है, नॉस्टॉक और एनाबीना जो है, ये वो साइनोबैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। यहां भी लिखा हुआ है, देखो यहां भी मैंने नॉस्टॉक और एनाबीना लिखा, यहां भी लिख दिया। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी रह लेते हैं, दोनों तरीके से रह लेते हैं। मिट्टी में भी रह लेंगे, प्लांट के साथ भी रह लेंगे। और देखो जरा, और क्या कर सकते हैं इसमें, और देखो बेटा, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस है एनाबीना और नॉस्टॉक, एनाबीना और नॉस्टॉक की बात कर दी। और देखो कोरेलॉइड रूट के बाद एक मेरे पास बेटा अजोला होता है। अजोला क्या है, एक फर्न है, प्लांट है जो फर्न है, उसकी लीफ में एनाबीना रहता है, लीफ हैव एनाबीना। और इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसको हम क्या करते हैं बेटा, एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। उसकी लीफ को काट के फील्ड में डाल देते हैं, नाइट्रोजन आ जाती है, तो एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो अजोला मेरे पास हो गया। तो आपने देखा मैंने क्या बताया, ये वो साइनोबैक्टीरिया बताए हैं जो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक मतलब किसी प्लांट के साथ रहेंगे, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ये वो हैं जो साइनोबैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है। अजोला प्लांट है जिसके साथ रहेगा, कोरेलॉइड रूट है। उसके अलावा लाइकन में भी मेरे पास क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। इन सम लाइकन ऑल्सो हैव साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो हैव साइनोबैक्टीरिया। क्लियर, साइनोबैक्टीरिया। तो ये चीज हो गई हमारे पास, ये यहां हो गई, ये यहां हो गई, ये यहां हो गई। क्लियर है, बोलो, ये चीज क्लियर है, बताओ ध्यान से। क्लियर, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और यहां से मैं एक बार नाइट्रोजन साइकिल रिवाइज कर रहा हूं। आप कोई गड़बड़ नहीं रखना अपने दिमाग में, ताकि आपको डाउट भी ना रहे। देखो, व्हाट वाज नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन जो गैस की फॉर्म में उसको जमीन पे लाना, तीन तरीके थे। जब NH4+ की फॉर्म में आ गई तो उसको NO3 में नाइट्रिफिकेशन, ये वाला डीनाइट्रिफिकेशन, वापसी अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाना, फिर अमीनो एसिड बनाने को कहते हैं ऑर्गेनिक। ये प्लांट के अंदर हो रहा है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। मैंने आपको क्या पढ़ाना है कि किस तरीके से किसी प्लांट की रूट में सिम्बायोटिक तरीके से, सिम्बायोटिक मतलब बैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। और उसके लिए बेटा एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनता है, नोड्यूल। नोड्यूल समझो क्या होता है, मान लो आपकी स्किन है, स्किन के नीचे कुछ सेल्स डिवाइड कर जाए, वहां पर ऐसे फूल जाएगा, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्किन नोड्यूल। ऐसे लिवर में नोड्यूल बनता है। ऐसे ही प्लांट की रूट में अगर कुछ मोटे मोटे गांठ जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हें नोड्यूल कहते हैं। वहां पर नाइट्रोजन फिक्स हो रही होती है, तो उसको हम आज डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसे हम लिखेंगे सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। ध्यान से देखो बेटा, उसको हम क्या लिख रहे हैं, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन लिख रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है हमने, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब समझो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, ठीक है, किसमें होगा, अकर इन रूट नोड्यूल। ध्यान रखना, मैं रूट नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रूट नोड्यूल। नोड्यूल आपको बताया एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, वहां होगा। एक फूला हुआ स्ट्रक्चर रूट में होगा, वहां होगा, वहां पढ़ रहा हूं। अब मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट में हो रहा है। इसकी ये रूट है, ध्यान से देखो बेटा, इसकी ये रूट है, ये इस तरीके से रूट है। और यहां मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जो ऐसे फूला हुआ है, ऐसे यहां पर हो रही है, ठीक है। यहां एक प्लांट है, ठीक है, अलग तरह का प्लांट है, इसकी भी रूट है। यहां पर भी ऐसे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसे रूट्स में। ये इस फूले हुए स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं, ध्यान दो, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नोड्यूल नाम दे रहे हैं, रूट नोड्यूल नाम दे रहे हैं। इसको भी मैंने क्या लिख दिया, रूट नोड्यूल। पर मैंने दो अलग अलग प्लांट क्यों बनाए, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये मान लो पी का प्लांट है,
ये मान लो पी है, ये मान लो पी का मतलब होगी पल्सेस वाली फैमिली। तो जो पी प्लांट होता है मेरे पास लेंटिल हो गया, है ना, ग्राम हो गया, है ना, ये सब हो गया, मटर वगैरह ये सब जो है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेग्यूम्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स कहते हैं, क्योंकि इनका फ्रूट क्या होता है? लेग्यूम होता है। समझ लो ध्यान से, इनको हम क्या बोलते हैं? लेग्यूम बोलते हैं। इसको समझना है आपने, इनको हम आपने समझना है। तो हमारे पास पी हो गया, हमारे पास लेंटिल हो गया, हमारे पास ग्राम हो गया, इनको हमने क्या बोला? लेग्यूम बोला। लेग्यूम समझ में आता है? लेग्यूम का मतलब होता है जिनके अंदर दालें हो। देखो मटर को ऐसे खोलते हैं ना, जिनका फ्रूट इस तरीके से खुल जाए दो हिस्सों में, ग्राउंड नट, इन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। इन लेग्यूम, पी, लेंटिल, ग्राम, ये लेग्यूम है। पी, लेंटिल, ग्राम वगैरह क्या है बेटा? ये लेग्यूम है हमारे पास। इन लेग्यूम्स में, इन लेग्यूम्स की रूट में कौन सा बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन? इसका नाम देखो, ये वो बैक्टीरिया है जो यहां नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होगा। ये वो बैक्टीरिया है जो यहां नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होगा। इसका नाम राइजोबियम है। तो आपने क्या समझना है? आपने ये समझना है कि राइजोबियम जो है, ध्यान से देखेंगे, राइजोबियम ऐसे तो फ्री लिविंग होता है, लेकिन जब उसको नाइट्रोजन फिक्स करनी होती है, व्हेन राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन, उसकी दो कंडीशन है। उसकी दो कंडीशन है। पहला, वो सिम्बायोटिक हो जाएगा, और किसमें होगा? इन लेग्यूम्स में, किसी और प्लांट्स में नहीं। तो आपको यह समझना है कि सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन करने वाले दो आपको ऑर्गेनिज्म पढ़ने, बैक्टीरिया पढ़ने हैं। पहला नाम है राइजोबियम, राइजोबियम जो फिक्स करता है, फिक्स इन लेग्यूमिनस प्लांट, जो किसमें फिक्स कर रहा है? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम समझ में आया? जिनके फ्रूट ऐसे खुलते हैं दो हिस्सों में, मटर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली वगैरह, या दालें जो होती हैं उनके फ्रूट ऐसे खुलते हैं, बीन वगैरह, तो उन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं, है ना, लेग्यूम्स कहते हैं। उनकी रूट में नोड्यूल बनता है, वहां कौन फिक्स कर रहा है? फिक्स बाई राइजोबियम। वो फिक्स करता है, राइजोबियम करता है। तो राइजोबियम वैसे तो फ्री लिविंग होता है, ठीक है, बट व्हेन फिक्स नाइट्रोजन, वो सिम्बायोटिक होगा, और किसमें करेगा? लेग्यूम में करेगा। सिम्बायोटिक होगा और किसमें करेगा? लेग्यूम में करेगा। क्लियर हो गई बात? ये राइजोबियम के लिए है कि वो सिम्बायोटिक होगा और किसमें करेगा? लेग्यूम में करेगा। अब ये हमारे पास रूट नोड्यूल है, समझना इसे, दिस इज रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल। और ये रूट नोड्यूल में समझें इस चीज को, मेरे पास पी है, लेंटिल है, ग्राम है, रूट नोड्यूल ने यहां नाइट्रोजन फिक्स कर दी, ठीक है, यहां फिक्स कर रहा है, किसके अंदर? यहां पर। अब ये अलग प्लांट है, इसका नाम है कैसियोरिना। ध्यान दो बेटा, इसका नाम है कैसियोरिना, कैसियोरिना, ठीक है, कैसियोरिना नाम है, ठीक है, और एलनस नाम है। क्लियर? कैसियोरिना और क्या नाम है? एलनस नाम है, ठीक है, कैसियोरिना और एलनस नाम है। आप इस चीज को समझे ध्यान से, कैसियोरिना और एलनस नाम है, ठीक है, ये दो नाम है, कैसियोरिना और एलनस। ये वो प्लांट है जिसकी रूट नोड्यूल में फ्रेंकिया फिक्स करता है। तो सेकंड बैक्टीरिया का नाम क्या है? फ्रेंकिया। तो फ्रेंकिया फिक्स नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस मतलब लेग्यूम नहीं होना चाहिए, कोई और प्लांट होगा, और उसके एग्जाम्पल क्या है? एलनस और कैसियोरिना। इसका मतलब फ्रेंकिया जो होगा वो भी नोड्यूल बनाएगा। आप देख रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि पी, लेंटिल, ग्राम, अरार, ये जो पल्सेस वाले हैं, इनमें राइजोबियम फिक्स करता है, रूट में नोड्यूल बनाता है। वैसे फ्री लिविंग होता है, फिक्स करेगा। फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया है जो फिक्स करता है। फ्रेंकिया क्या है? बैक्टीरिया है बेटा, ये फिक्स करता है इन प्लांट्स में। ये प्लांट है दोनों, ये दोनों क्या है? प्लांट है। तो फ्रेंकिया बैक्टीरिया ऑल्सो फॉर्म नोड्यूल। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेंकिया नोड्यूल नहीं बनाता, ये भी नोड्यूल बनाता है, समझ रहे हो? तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया दो याद करने हैं,
राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अब यहां से मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां से मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। जब आपको मैंने वो पढ़ाया था, याद करो, आप मैकेनिज्म देख लो, आप सीधे मैकेनिज्म देखो, 1 मिनट में समझ में आएगा। मैकेनिज्म समझना क्या है, देखो ध्यान से। ये आपके पास रूट है, आपको पता है सबको, ये रूट की एपिडर्मिस है, ऐसे, ये रूट की एपिडर्मिस है, ऐसे, ये यहां पर जो है ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। किसके सेल्स हैं? कॉर्टेक्स। आपको पता है, हमने पढ़े थे कॉर्टेक्स जब आपको पढ़ाया था। दिस इज एपिडर्मिस, ये रूट के अंदर बना रहे हैं बेटा। एपिडर्मिस किसकी है? रूट की है। हम किसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं? सिम्बायोटिक का, ये हो गया। उसके बाद इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोल रहे हैं। दिस इज एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस है। दिस इज एंडोडर्मिस, आपने पढ़ा है एंडोडर्मिस। फिर दिस इज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? पेरीसाइकिल है। यहां पे कुछ सेल्स की लेयर है, याद करिए, ये पेरीसाइकिल थी। दिस वॉज पेरीसाइकिल। ये जाइलम है और ये मेरे पास फ्लोएम है। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब सुन लो ध्यान से, क्या है पूरा पॉइंट, एक एक पॉइंट सुनना, आपको समझ आ जाएगा। देखो एकदम कहानी की फॉर्म में ये देखो, ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग रह रहा है, ये फ्री लिविंग राइजोबियम है। पूरा पूरा स्टेप समझना। ये राइजोबियम कैसा है? फ्री लिविंग है, अभी फ्री लिविंग राइजोबियम है। पहला पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट फ्री लिविंग राइजोबियम। अब मैं ये कह रहा हूं कि राइजोबियम रूट के पास जाएगा, ऐसे, ये रूट के पास आ गया, यहां राइजोबियम रूट के पास आ गया। अब रूट को कुछ केमिकल रिलीज करना पड़ेगा इसको बुलाने के लिए। तो रूट ने क्या किया? रूट रिलीज सम केमिकल्स। रूट कुछ केमिकल रिलीज करता है। ये राइजोबियम यहां आ गया, आप समझ रहे हैं? यहां से राइजोबियम यहां आ गया, हमारे पास राइजोबियम यहां आ गया। अब राइजोबियम ने यहां क्या किया? कोलोनाइज किया। कोलोनाइज का मतलब क्या होता है? कोलोनाइज का मतलब होता है डिवाइड करना। तो राइजोबियम यहां डिवाइड किया, तो ये सेकंड हो गया। तो राइजोबियम पहले फ्री लिविंग था, अब रूट हेयर के पास आ गया। दिस इज रूट हेयर, है ना? सही है, क्लियर? उसने कुछ केमिकल रिलीज करा राइजोबियम को बुलाने के लिए, राइजोबियम यहां आ गया। अब राइजोबियम ने जब डिवाइड किया, कोलोनाइज किया, उससे रूट हेयर की कर्लिंग हो गई। तो दिस इज कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, दिस इज कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। ऐसा क्यों हुआ? व्हेन राइजोबियम डिवाइड, जब राइजोबियम डिवाइड किया, उसकी वजह से मेरे पास रूट हेयर की क्या हो गई? कर्लिंग हो गई। क्या हो गई? मेरे पास कर्लिंग हो गई, रूट हेयर ऐसे कर्ल कर गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले राइजोबियम फ्री लिविंग था, वो राइजोबियम क्या हुआ बेटा? वो कुछ राइजोबियम इधर आ गया, कुछ केमिकल्स रिलीज हुए। मतलब इस रूट ने कुछ केमिकल, देखो हम कहते हैं ना, एक मूवमेंट होती है कीमोट्रॉपिक, पॉलन ट्यूब ग्रो करती थी, यहां पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म मूव किया है, तो उसे कहते हैं कीमोटैक्टिक। तो ड्यू टू केमिकल रिलीज बाय रूट, राइजोबियम अट्रैक्ट हो गया। अब ये किसकी रूट रिलीज कर सकती थी? सिर्फ लेग्यूम प्लांट की। राइजोबियम अट्रैक्ट हो गया बेटा, अट्रैक्ट हो गया। चलो यहां हो गया, राइजोबियम कोलोनाइज किया और डिवाइड किया, उससे क्या हो गई? रूट हेयर ऐसे घूम गई, और फिर राइजोबियम यहां अंदर चला गया, ऐसे ऐसे अंदर चला गया, और डिवाइड करके उसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे डिवाइड करता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे। इसे कह रहे हैं इन्फेक्शन थ्रेड। इसे हम क्या कह रहे हैं? इन्फेक्शन थ्रेड। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया कि मेरे पास कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गई। फोर्थ पॉइंट ये हो गया, दिस इज फोर्थ पॉइंट, राइजोबियम क्या किया? एंटर किया रूट हेयर में,
और उसने क्या बनाया बेटा, एंड इट फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड, रिपीट कर दूं एक बार, देखो राइजोबियम मिट्टी में रहता था फ्री लिविंग, उसको इसने रूट ने अपनी तरफ बुलाया कुछ केमिकल रिलीज करके, यहां आया राइजोबियम, डिवाइड किया, कॉलोनाइज करना कहते हैं उसे। उसके बाद रूट ये ऐसे कर्ल हो गई और यहां से फिर राइजोबियम घुस के आगे डिवाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसे कह रहे हैं उसने क्या बना दिया बेटा, एंड इट फॉर्म, उसने क्या बना दिया, इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया। अब ये इन्फेक्शन थ्रेड यहां के सेल्स को डिवाइड करवाएगा, तभी ये चीज फूलेगी। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप फ्लावरिंग पीरियड से पहले किसी रूट को अपरूट करो, अपरूट मतलब उखाड़ दो, उखाड़ने के बाद आपको क्या दिखेंगे, ऐसा पिंक कलर का ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर थोड़ा पिंक पिंक सा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये कब दिखेगा बेटा आपको, बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावर आने से पहले, मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही थी, फ्लावर आने का मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही थी। बिफोर फ्लावरिंग अपरूट करो प्लांट, अपरूट मतलब निकाल दो, उखाड़ दो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करते हो रूट हेयर, रूट नोड्यूल, रूट में उभरे हुए मतलब फूले हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें नोड्यूल कहते हैं, उसको आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। क्लियर है ये चीज, उसको आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो ये कर्लिंग हो गई यहां पर अंदर, ठीक है। तो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर व्हेन राइजोबियम डिवाइड, राइजोबियम एंटर इनटू रूट हेयर एंड इट फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड। क्या है ये, क्या बना रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड बना रहा है। और ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, ये इस तरीके से जा रहा है। क्लियर हो गई ये चीज क्लियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक है, क्लियर। हां, अब ये आपके सामने है, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है, दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये हो गया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। यहां पर सेल्स डिवाइड करके नोड्यूल बना लेंगे। तो आपके पास ये चीज अब आपको समझ आनी चाहिए, मैंने 3 स्टेप बता दिए। इसका मतलब ये होगा आपके पास, देखो ध्यान से, ये एपिडर्मिस जो थी वो आपको समझ आ गई। इसने क्या किया, ऐसे कर्लिंग करा दी थी, इसकी रूट हेयर की कर्लिंग करा दी, आप देख रहे हो, इस तरीके से कर्लिंग करा दी ऐसे यहां से, ठीक है। अब यहां से ये अंदर चला गया और ये एंडोडर्मिस थी, पेरीसाइकिल थी, यहां पर इनके सेल्स को डिवाइड कराएगा। एनसीईआरटी लिखती है इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, है ना। दिस एंडोडर्मिस बेटा कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है। एंडोडर्मिस किसका पार्ट होता है, कॉर्टेक्स का। ये मेरे पास क्या है, दिस इज क्या बेटा, दिस इज मेरे पास कॉर्टेक्स, इसी का पार्ट होता है एंडोडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। तो अब ये सेल्स डिवाइड करेंगे, ये सेल्स यहां डिवाइड करेंगे। जब ये सेल्स यहां डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करके खूब सारे सेल्स बना देंगे। देखो ये सेल्स ने डिवाइड करा, तो जो इन्फेक्शन थ्रेड आया उसने डिवाइड करके यहां खूब सारे सेल्स बना दिए। इसे नोड्यूल कह रहे हैं, दिस इज नोड्यूल, दिस स्ट्रक्चर इज नोड्यूल, है ना। आपको पता है ये इन्फेक्शन थ्रेड बना था, दिस वॉज इन्फेक्शन थ्रेड, ये इन्फेक्शन थ्रेड बना, है ना, और इसने यहां डिवीजन करा दी, इसे नोड्यूल कह रहे हैं, नोड्यूल। तो मैं अगर पॉइंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो दिस वॉज इन्फेक्शन थ्रेड, तो मैं 4th पॉइंट क्या लिखूंगा, याद करो, कर्लिंग होने के बाद ये अंदर गया था, तो राइजोबियम, 4th पॉइंट लिख रहा हूं, राइजोबियम फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रेड क्या करेगा, प्रमोट सेल डिवीजन किसके अंदर, इन इनर कॉर्टेक्स के सेल्स में, और इनर कॉर्टेक्स में कर देगा, और किस में करेगा भाई, इनर कॉर्टेक्स में कर देगा, और किस में करेगा, एंड इनर कॉर्टेक्स में करेगा, है ना, इनर कॉर्टेक्स में करेगा, और किस में कर, इनर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, वहां डिवीजन करेगा, है ना। उससे क्या होगा, नोड्यूल फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, नोड्यूल। नोड्यूल क्या होता है बेटा, नोड्यूल का मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। आपको समझ आई बात, देखो यहां से बैक्टीरिया निकल के यहां डिवीजन करा देगा। ये नोड्यूल क्या करेगा, जाइलम और फ्लोएम के साथ कनेक्शन, अंदर क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया नोड्यूल, यहां बनाया, जाइलम और फ्लोएम से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा।
फ्लोएम से क्या लेगा भाई, इसको नाइट्रोजन देगा, जाइलम को क्या देगा, फिक्स नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन फिक्स करके इसको देगा। फ्लोएम से क्या लेगा, कार्बोहाइड्रेट लेगा, फ्लोएम से क्या लेगा, कार्बोहाइड्रेट लेगा। क्लियर है, फ्लोएम से क्या लेगा, कार्बोहाइड्रेट लेगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फ्लोएम से मेरे पास क्या लेगा, कार्बोहाइड्रेट लेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेगा, और यहां से मेरे पास नाइट्रोजन, ध्यान सुनेंगे, नाइट्रोजन को ऐसे करेगा। तो आपके सामने क्लियर होना चाहिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया राइजोबियम कैसे काम करेगा। आप देखो, राइजोबियम ने क्या किया, लार्ज नोड्यूल बना लिया। अब देखो क्या होता है, देखो ये समझ में आ रहा है, दिस इज नोड्यूल, दिस इज नोड्यूल, फूला हुआ स्ट्रक्चर, ये नोड्यूल है। यहां सारे सेल्स के अंदर अब राइजोबियम चला जाएगा और अंदर जाकर नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसा नहीं है राइजोबियम यहां से, देखो कैसे कैसे पड़ा, इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, इनने इस सेल को डिवाइड कराया, खूब सारे सेल हो गए, नोड्यूल कह दिया उसे। इस नोड्यूल ने कनेक्शन बनाया, किससे, किससे कनेक्शन बनाया, नोड्यूल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं एंड स्टैब्लिश कनेक्शन विद किसके साथ, जाइलम के साथ। जाइलम से क्यों, क्योंकि नोड्यूल क्या देगा उसको, नोड्यूल गिव नाइट्रोजन एंड विद फ्लोएम, फ्लोएम के साथ क्या देगा, गिव, फ्लोएम को क्या देगा बेटा, फ्लोएम को, फ्लोएम से क्या लेगा, टेक शुगर, फ्लोएम से क्या लेगा, शुगर लेगा। आप समझ रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर नोड्यूल बना है, जाइलम को नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, उससे शुगर लेगा। अब जो राइजोबियम है वो किसके अंदर एंटर कर गया, कॉर्टेक्स सेल के अंदर। राइजोबियम एंटर इनटू कॉर्टेक्स का सेल। बेटा लिखना भी जरूरी है ताकि तुम पढ़ोगे ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दूंगा तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है कि कौन कहां एंटर किया था, माइन्यूट बातें भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये कॉर्टिकल सेल के अंदर चला गया, ये देखो, क्लियर। एक सेकेंड बेटा, बस थोड़ा सा और बताना है इसको, बस देखो क्या आप ये समझ पा रहे हो, फिर से देख लो, 1 मिनट लेना। देखो राइजोबियम फ्री रहता था, वो रूट के पास गया, डिवाइड करके कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, यहां पहुंच गया, यहां इसने जाकर यहां पर डिवीजन करा दी, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के यहां पर जाइलम और फ्लोएम से कनेक्शन स्टैब्लिश किया। डिवीजन के बाद हर एक सेल में मेरे पास क्या एंटर कर गया, राइजोबियम एंटर कर गया। हर एक सेल में क्या एंटर कर गया, राइजोबियम एंटर कर गया। ये क्लियर है। उसने जाकर अब नाइट्रोजन फिक्स करनी है, तो नाइट्रोजन कैसे फिक्स करेगा, देखो ये तुम्हारे पास कॉर्टेक्स का सेल है, ये देखो ये कॉर्टेक्स का सेल है, जो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ नोड्यूल है, ये नोड्यूल का पार्ट है। सही हो गई बात। अब यहां पर ध्यान सुनेंगे, ये कॉर्टेक्स का सेल है, ये पार्ट ऑफ नोड्यूल है, सही है, ये कॉर्टेक्स का सेल है और पार्ट ऑफ नोड्यूल है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, कॉर्टेक्स का सेल पार्ट ऑफ नोड्यूल, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये समझो ध्यान से, कॉर्टेक्स का सेल है, पार्ट ऑफ नोड्यूल है। अब हमने यहां पर क्या कर दिया, इसको समझना ध्यान से। मेरे पास क्या हुआ, ये राइजोबियम है, देखो राइजोबियम क्या करता है, अंदर जाकर खूब सारे सेल बनाकर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है रॉड शेप का। देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये राइजोबियम अंदर जाके खूब सारे सेल्स बनाता है और एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये राइजोबियम है बेटा। राइजोबियम ने क्या किया, एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर बना लिया, अंदर जाके रॉड शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। अब इसका नाम बदल के बैक्टीरोइड रख देते हैं, इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरोइड, बैक्टीरोइड बना दिया इसने। अब ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, समझो ऐसे खूब सारे राइजोबियम बैक्टीरोइड बनाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। मेरी बात समझो, रूट नोड्यूल में कॉर्टेक्स, खूब सारे सेल है कॉर्टेक्स के, उसमें राइजोबियम चला गया, उसने अपनी शेप बदल के ऐसा ऑक्टाहेड्रल टाइप की शेप बना ली, इसे हमने क्या नाम दे दिया, बैक्टीरोइड। बैक्टीरोइड नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी है अलग से, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर एक अलग से मेम्ब्रेन है जिस पर एक
पिंक कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को यहां आने नहीं देता। इस पिंक कलर के पिगमेंट को कहते हैं लेग हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को यहां जाने नहीं देता, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए मुझे एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। तो राइजोबियम, ध्यान से सुने, राइजोबियम रॉड शेप स्ट्रक्चर है जिसने बैक्टीरियोइड बना दिया, बैक्टीरियोइड बना दिया। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये मेरे पास लेग हेमोग्लोबिन है। दिस इज लेग हेमोग्लोबिन। राइजोबियम क्या है? रॉड शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम बैक्टीरियोइड कह रहे हैं। ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको हमने क्या बोल दिया? मेम्ब्रेन बोल दिया। ये लेग हेमोग्लोबिन है, यहां मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। समझ रहे हो इस बात को? ये सेल मेम्ब्रेन है, तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये लेग हेमोग्लोबिन है। यहां राइजोबियम रॉड शेप स्ट्रक्चर है जिसमें बैक्टीरियोइड बन गया है। क्लियर? बैक्टीरियोइड इसे कह रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरियोइड कह रहे हैं। बैक्टीरियोइड क्या है? राइजोबियम, जो फिक्स करेगा नाइट्रोजन। दूसरा, इसके बाहर पिंक कलर का पिगमेंट लगा हुआ है। ये पिगमेंट क्या करता है बेटा? ये पिगमेंट नाइट्रोजन फिक्स करता है, सॉरी, ये पिगमेंट ऑक्सीजन आने नहीं देता। इसका मतलब बैक्टीरियोइड नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्रिवेंट कर रहा है। प्रिवेंट कर रहा है किसके पास? प्रिवेंट फ्रॉम राइजोबियम। राइजोबियम के पास मुझे एनारोबिक कंडीशन चाहिए। रिपीट कर दूं एक बार, देखो, दिस इज कॉर्टिकल सेल, ये खूब सारे राइजोबियम है, ये इन्होंने शेप बदल के बैक्टीरियोइड बना लिया। ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, इनको अपने आसपास एनारोबिक कंडीशन चाहिए। वो एनारोबिक कंडीशन किसकी वजह से बनेगी? इस पिगमेंट की वजह से। वहां कोई ऑक्सीजन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ऑक्सीजन? क्योंकि लेग हेमोग्लोबिन आने नहीं देगा, और बिना ऑक्सीजन के ही नाइट्रोजन फिक्स होती है। कर लोगे इतना? ठीक है, एक छोटे से सेशन में हम आगे का पढ़ लेंगे। थोड़ा सा चैप्टर बचा है, और फिर मैं एक चीज बताता हूं बेटा, आपको मैं ड्रॉपर बैच में पढ़ा रहा हूं, हमारे ऊपर प्रेशर होता है टाइम पे खत्म करने का सिलेबस। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम आपको तेज पढ़ाते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा अब नहीं होता। अगर आप ध्यान से समझोगे ये सारा समझ आएगा। इसमें छोटा सा एक पार्ट बताना है आपको जिसमें है फेट ऑफ अमोनिया, वो समझाना है, कुछ रिएक्शंस हैं इसके, वो कराना है। ठीक है, मेरे कहने से प्लीज इसे एक दो बार देखो। संडे टेस्ट है, ठीक है, तो कल जो लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। संडे बढ़िया से टेस्ट दो। संडे की इवनिंग में मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा डाउट सेशन की, वो मैं आपको डाउट बताऊंगा उसके सारे, जो भी चैप्टर के डाउट होंगे, जितनी देर तक डाउट खत्म नहीं होंगे सारे डाउट्स दोबारा बताऊंगा। ठीक है, आप अपना ट्रांसपोर्ट और मिनरल दोनों के डाउट आराम से पूछना कि सर ये नहीं आया, ये नहीं आया। लेकिन डाउट का मतलब पूरा चैप्टर नहीं होता है, डाउट का मतलब छोटे छोटे टॉपिक। क्लियर है? ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।